चलो आज बॉन्ड पैरामीटर्स पढ़ना था ना। बॉन्ड पैरामीटर्स में सबसे पहले बॉन्ड एंगल पढ़ेंगे, फिर बॉन्ड लेंथ पढ़ेंगे और फिर डाइपोल मोमेंट पढ़ेंगे। उसके बाद अगर घड़ी ने अलाउ किया तो थर्मल स्टेबिलिटी और सॉल्युबिलिटी भी पढ़ेंगे, नहीं तो फिर अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है। बॉन्ड एंगल के क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन पेपर में आपके, और बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं बॉन्ड एंगल कंपैरिजन के क्वेश्चन। तो बॉन्ड एंगल मतलब क्या होता है भाई, कोई मॉलिक्यूल है उसमें किसी 3 एटम्स को पकड़ लो, उनके बीच में जो एंगल है उसको क्या बोलते हैं, बॉन्ड एंगल, है ना। बॉन्ड एंगल डिसाइड करना है, तो बॉन्ड एंगल डिसाइड करने के लिए क्या आपके चेक पॉइंट्स हैं उसकी बात करते हैं, कि जब आपको कंपेयर करना है बॉन्ड एंगल तो चेक पॉइंट्स क्या हैं और किस ऑर्डर में चेक करना है। बॉन्ड एंगल ऐसा टॉपिक है जो आप जगह जगह पे पढ़े हुए हो। जैसे पहले हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा, वहां पढ़ा आपने बॉन्ड एंगल की, ये हाइब्रिडाइजेशन है तो बॉन्ड एंगल ये होगा, ये हाइब्रिडाइजेशन है तो बॉन्ड एंगल ये होगा, एक चेक पॉइंट ये हो गया। फिर आपने VSEPR थियरी पढ़ा, तो वहां पर आपने देखा बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्शन, लोन पेयर रिपल्शन, उसके बेसिस पे भी बॉन्ड एंगल वेरी करता है। फिर EN वैल्यू के बेसिस पे भी बॉन्ड एंगल, मतलब बहुत सारे फैक्टर्स है जो बॉन्ड एंगल को अफेक्ट करते हैं, है ना। तो सारे चीजों को मिला करके अब हम बॉन्ड एंगल का अल्टीमेट देखने वाले हैं कि बॉन्ड एंगल जब निकालना है तो क्या क्या चेक पॉइंट्स और किस ऑर्डर में हम उसको चेक करने वाले हैं। ठीक है ना, क्या क्या चेक पॉइंट्स और किस ऑर्डर में उसको चेक करना है आपको। तो सबसे पहले जब बॉन्ड एंगल कंपेयर करना है तो सबसे पहला काम जो आप करने वाले हैं वो आप हाइब्रिडाइजेशन देखने वाले हैं। हाइब्रिडाइजेशन, सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन। सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन से आपको ज्योमेट्री पता चल गई, ज्योमेट्री पता चल गई तो बॉन्ड एंगल का अंदाजा लग गया। तो अगर सेंट्रल एटम पे हाइब्रिडाइजेशन सेम है, मतलब आप चेक करोगे तो जितने भी मॉलिक्यूल्स में आपको बॉन्ड एंगल कंपेयर करने हो उसमें सेंट्रल एटम में या तो हाइब्रिडाइजेशन सेम आएगा या फिर डिफरेंट आएगा, यही दो में से कोई एक चीज होने वाला है। अगर बॉन्ड एंगल डिफरेंट हो गया तो क्वेश्चन वहीं पे सॉल्व हो गया, सॉरी हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट हो गया तो क्वेश्चन वहीं पे सॉल्व हो गया। एक जगह sp3 आ रहा है, एक जगह sp2 आ रहा है, एक जगह sp आ रहा है, बॉन्ड एंगल का प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो गया। अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम होगा तब आपको कुछ और चेक करना पड़ेगा, है ना। तो पहला चेक पॉइंट जो है वो आपका क्या है, हाइब्रिडाइजेशन। जैसे ये 3 मॉलिक्यूल है BCl2 BCl3 CCl4, सबसे पहले हमने क्या देखा, सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे क्या आया sp, यहाँ पे sp2 और यहाँ पे sp3। हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट है तो बॉन्ड एंगल डिफरेंट होगा, क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया आपका। इसमें बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा, सॉरी उसमें सबसे ज्यादा, इसमें थोड़ा कम, इसमें सबसे कम। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे क्वेश्चन हो जाता है, यानी S कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा बॉन्ड एंगल उतना ज्यादा होगा, है ना। परसेंटेज कैरेक्टर ज्यादा होगा बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। तो कुछ क्वेश्चंस तो आपके हाइब्रिडाइजेशन से सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चंस नहीं होते हैं, कुछ क्वेश्चंस हो जाते हैं। जैसे आपको बोला जाए NO2 प्लस और NO2 माइनस में बॉन्ड एंगल कंपेयर करो, NO2 प्लस और NO2 माइनस। NO2 प्लस मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp, हाइब्रिडेशन निकालना सिखाया है ना, 5 और मोनोवेलेंट एटम कोई है नहीं, एक पॉजिटिव चार्ज, 4/2 sp और ये 5 1 6 sp2, यहीं पे सॉल्व हो गया। ये sp और ये क्या है sp2, तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल 180 और वहां पे बॉन्ड एंगल 120। ठीक है, तो यहीं पे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्लियर। अब अगर हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे सॉल्व नहीं हुआ, हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे कब सॉल्व नहीं होगा, जब हाइब्रिडाइजेशन सेम होगा तब, है जब हाइब्रिडेशन सेम होगा तो हाइब्रिडेशन के बेसिस सॉल्व नहीं होगा। तब आप क्या देखोगे, लोन पेयर्स देखोगे। तब आपको चेक करना है सेंट्रल एटम पे लोन पेयर। इफ हाइब्रिडेशन ऑन सेंट्रल एटम इज सेम देन चेक द नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑन सेंट्रल एटम। अब लोन पेयर चेक, हाइब्रिडेशन सेम हो गया, अब लोन पेयर चेक करना है। तो लोन पेयर में कितने कंडीशंस हो सकते हैं, या तो सभी में लोन पेयर, मतलब इसमें लोन पेयर ज्यादा, इसमें लोन पेयर कम। हाइब्रिडेशन सेम है, लोन पेयर सेम नहीं है, एक केस। हाइब्रिडेशन सेम है, लोन पेयर भी सेम है, दूसरा केस। और तीसरा केस, हाइब्रिडेशन सेम है लेकिन लोन पेयर ही नहीं है, हाइब्रिडेशन सेम है और लोन पेयर है ही नहीं। 3 केस हो सकते हैं। ठीक है, तो पहला केस जहां पे डिफरेंस आ जाए, हाइब्रिडेशन सेम है लेकिन लोन पेयर सेम नहीं है, एक में कम एक में ज्यादा है, तो क्या देखेंगे, लोन पेयर रिपल्शन। जहां लोन पेयर ज्यादा होंगे वहां लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा होगा। लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा होगा तो बॉन्ड्स पेयर क्या होंगे, पास आ जाएंगे, तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, कम हो जाएगा। तो अगर हाइब्रिडेशन सेम है और लोन पेयर डिफरेंट है तो नंबर ऑफ लोन पेयर जितने ज्यादा होंगे बॉन्ड एंगल उतना कम होगा, है ना। लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम इंक्रीजेस, बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस। हाइब्रिडेशन सेम है, लोन पेयर सेम नहीं है, तो सेंट्रल एटम पे लोन पेयर जितना ज्यादा होगा बॉन्ड एंगल उतना कम होगा। जैसे CH4 और CH3 माइनस, CH4 का हाइब्रिडेशन sp3, CH3 माइनस का भी हाइब्रिडेशन sp3। यहां पे बॉन्ड पेयर कितने, 4 और लोन पेयर 0। यहां पे बॉन्ड पेयर
3, लोन पेयर 1। तो लोन पेयर बॉन्ड पे रिपल्शन आएगा, जिसके कारण क्या होगा, बॉन्ड एंगल कम हो जाएगी। तो CH3 माइनस में बॉन्ड एंगल कम होगा और CH4 में बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। मोर इज लोन पेयर, लेसर इज बॉन्ड एंगल। ठीक है, समझ आ गई क्या बात। दूसरा आपको बोला जाए SO3 और SO2 हाइब्रिडेशन निकालो, इस पे क्या आएगा, sp2 स्ट्रक्चर, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सही आ गया 6, यहाँ पे भी 6 sp2। ठीक है, यहाँ पे कितने बॉन्ड्स हैं, 3 बॉन्ड्स, मतलब 6 बॉन्ड्स हैं, 3 डबल बॉन्ड्स, और यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड्स। तो यहाँ बॉन्ड एंगल 120 डिग्री एग्जैक्ट, और यहाँ बॉन्ड एंगल 120 डिग्री से कम या ज्यादा, कम। लोन पेयर है तो क्या करेगा, बॉन्ड पेयर्स को धक्का मार देगा, तो यहाँ बॉन्ड एंगल जो होगा वो लेस देन 120 डिग्री हो जाएगा। यानी SO3 में बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, SO2 में बॉन्ड एंगल कम होगा। ठीक है, तो लोन पेयर जितना ज्यादा होगा सेंट्रल एटम पे, बॉन्ड एंगल उतना कम होगा। NO3 माइनस और NO2 माइनस, किस में बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, NO3 माइनस में बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा पक्का। NO3 माइनस का हाइब्रिडेशन sp2, यहां भी हाइब्रिडेशन sp2। यहाँ पे कोई लोन पेयर है क्या, नहीं, यहाँ पे एक लोन पेयर है। लोन पेयर है तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल क्या होगा, कम हो जाएगा। NO3 माइनस में बॉन्ड एंगल ज्यादा, NO2 माइनस में बॉन्ड एंगल कम। कर लेंगे। तो एक तो केस यहाँ पे भी पहले ही कर चुके हैं, ये तो VSEPR का मेन लॉजिक ही था कि मीथेन में कोई लोन पेयर नहीं है, इसमें लोन पेयर है, इसमें 2 लोन पेयर है, तो बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है, हाइब्रिडेशन सेम है। तो पहले चेक करना हाइब्रिडेशन, हाइब्रिडेशन सेम हुआ तो लोन पेयर, लोन पेयर जितना ज्यादा बॉन्ड एंगल उतना कम। ठीक है, इफ हाइब्रिडेशन ऑफ सेंट्रल एटम सेम है और लोन पेयर 0 है तो फिर बॉन्ड एंगल बराबर। हाइब्रिडेशन सेम है और लोन पेयर नहीं है, हाइब्रिडेशन सेम है लोन पेयर डिफरेंट है, हो गया, डिसाइड हो गया। हाइब्रिडेशन सेम है और लोन पेयर है ही नहीं तो बॉन्ड एंगल बराबर। हाइब्रिडेशन सेम लोन पेयर नहीं है तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, बराबर होगा। जैसे BF3 और BCl3 दोनों का हाइब्रिडेशन sp2, यहां पे कोई लोन पेयर नहीं है, यहां भी कोई लोन पेयर नहीं है। भाई लोन हाइब्रिडेशन क्या है, sp2, यानी बोरॉन पे 3 बॉन्ड बन सकते हैं, तीनों बॉन्ड बने, कोई लोन पेयर है नहीं, तो एक दूसरे से मैक्सिमम रिपेल करेगा, बॉन्ड एंगल क्या होगा, 120 डिग्री। यहाँ पे वही एक दूसरे को मैक्सिमम रिपेल करेगा, बॉन्ड एंगल क्या होगा, 120 डिग्री। ठीक है ना, तो अगर लोन पेयर नहीं है तो क्या हो जाएगा, बॉन्ड एंगल बराबर होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर यही गड़बड़ करते हैं, हाइब्रिडेशन सेम हो और लोन पेयर किसी में भी नहीं हो तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, बराबर। समझ आ गई बात। अब हाइब्रिडेशन भी सेम हो और लोन पेयर भी सेम हो, हाइब्रिडेशन भी सेम हो और लोन पेयर भी सेम हो, लोन पेयर नहीं हो अलग बात हो गई। मैं क्या बोल रही हूं, हाइब्रिडेशन सेम हो, लोन पेयर है लेकिन बराबर है, मतलब दोनों का हाइब्रिडेशन sp2, दोनों पे एक एक लोन पेयर्स। समझ में आ गई बात। तो हाइब्रिडेशन भी सेम हो, लोन पेयर भी सेम हो, तो तीसरा चेक पॉइंट क्या आपका, EN वैल्यू। EN किसका देखना है, सेंट्रल एटम का और सराउंडिंग एटम का, दोनों का, है ना। अब इसमें क्या केसेस हो सकते हैं, एक तो केस हो सकता है कि पहला केस कि सराउंडिंग एटम सेम है और सेंट्रल एटम डिफरेंट है, सराउंडिंग एटम सेम है, सेंट्रल एटम डिफरेंट है। जैसे हमने ये एग्जांपल ले लिया, देखो सेंट्रल एटम इसमें A है, इसमें सेंट्रल एटम क्या है, C, सराउंडिंग एटम इसमें B है, इसमें भी सराउंडिंग एटम क्या है, B है। ठीक है, तो ये वाला केस हो गया, AB2 CB2 टाइप मॉलिक्यूल है, इसका हाइब्रिडेशन सेम है, इस पे लोन पेयर्स बराबर है, तो हाइब्रिडेशन भी सेम है, लोन पेयर भी बराबर है, तब आपको सेंट्रल और सराउंडिंग एटम की EN वैल्यू देखनी है। अब क्योंकि यहाँ पे सराउंडिंग एटम सेम है तो आपको क्या देखना है, सेंट्रल एटम की EN वैल्यू। अब सपोज A और C में मान लिया कि C की EN वैल्यू ज्यादा है, सपोज C की EN वैल्यू ज्यादा है, तो अब क्या होगा, B और C के बीच में जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को खींचने की C की कुछ टेंडेंसी होगी, वैसे ही A और B के बीच में जो इलेक्ट्रॉन उसको खींचने की A की कुछ टेंडेंसी होगी। अगर C की EN वैल्यू ज्यादा है तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन C की तरफ ज्यादा होंगे या इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स A की तरफ ज्यादा होंगे, C की तरफ ज्यादा होंगे। भाई सराउंडिंग एटम तो सेम है, C इज मोर पावरफुल इन विड्रॉइंग द इलेक्ट्रॉन, यानी C इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा खींच पाएगा एज कंपेयर टू A। ये बात तय है, तो C इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींच पा रहा है, यानी C पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई, बढ़ गई, इधर से भी C इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, इधर से भी C इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, मोर एज कंपेयर टू A जितना खींच रहा है। तो C पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा तो सेंट्रल एटम पे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा तो क्या होगा, रिपल्शन क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो सेंट्रल एटम की EN वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, सेंट्रल एटम पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतना ज्यादा होगा, बॉन्ड एंगल उतनी ज्यादा हो जाएगी। तो मोर इज द EN वैल्यू ऑफ सेंट्रल एटम, मोर इज बॉन्ड एंगल।
ठीक है ना। तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्लियर। तो अगर ये θ1 और वो θ2 है तो θ2 विल बी ग्रेटर देन θ1। तो सेंट्रल एटम जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा बॉन्ड एंगल उतना ज्यादा होगा। बात समझ में आई। कब देखना है ये, जब हाइब्रिडाइजेशन सेम हो और लोन पेयर भी सेम हो, तब आपको सेंट्रल और सराउंडिंग एटम की ईएन देखनी है। सराउंडिंग एटम सेम है, सेंट्रल एटम डिफरेंट है, तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा सेंट्रल एटम बॉन्ड एंगल उतना ज्यादा होगा। इसी में दूसरा केस ये वाला हो जाएगा ना, PI3 ASI3 SBI3 हाइब्रिडाइजेशन सेम, लोन पेयर सब में कितने हैं कि नहीं है ना, सब में एक एक लोन पेयर है, तो लोन पेयर भी बराबर। अब क्या देखना है, ईएन वैल्यू किसकी ईएन वैल्यू ज्यादा है, फास्फोरस की ईएन वैल्यू सबसे ज्यादा है, इसलिए वहां पे बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होगा। ठीक है। देन दूसरा केस क्या हो सकता है, सेंट्रल एटम सेम है और सराउंडिंग एटम डिफरेंट है। सेंट्रल एटम सेम है, सराउंडिंग एटम डिफरेंट है, जैसे AX2 और AY2 दोनों में सेंट्रल एटम सेम है। लेट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ X ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ Y। X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो Y की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज्यादा है। ठीक है। X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर Y की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज्यादा है, मतलब इलेक्ट्रॉन को ज्यादा कौन खींच रहा है, X खींच रहा है अपनी तरफ, इलेक्ट्रॉन को X ज्यादा खींच पाएगा। यानी इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को X जितना अपनी तरफ खींचेगा, Y इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को उतना अपनी तरफ नहीं खींच पाएगा। यानी कौन से वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम की तरफ ज्यादा होंगे, AX बॉन्ड के या AY बॉन्ड के, AY बॉन्ड के। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ज्यादा एक तरफ रहेंगे एज कंपेयर टू AX बॉन्ड। तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ज्यादा एक तरफ रहेंगे तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, बढ़ जाएगा। यानी सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा बॉन्ड एंगल उतना कम, सराउंडिंग एटम का ईएन वैल्यू जितना ज्यादा बॉन्ड एंगल उतना कम। अगेन ये θ1 वो θ2, तो कौन सा ज्यादा होगा, θ2 विल बी ग्रेटर देन θ1। ठीक है। बस इतना करने पे आपको बॉन्ड एंगल 100% पता चल जाएगा। क्वेश्चंस हो गए जाएंगे बॉन्ड एंगल के। क्या क्या चेक पॉइंट्स हैं, क्या क्या चेक पॉइंट्स है, सबसे पहले तुम सुनो नितिन ध्यान से, ठीक है ना। बॉन्ड एंगल कंपैरिजन करने के क्या क्या पॉइंट्स है, सबसे पहले चेक करते हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन अलग होगा तो हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे आपको पता चल जाएगा बॉन्ड एंगल क्या है, sp3 sp2 sp, है ना। अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम हो गया तो क्या चेक करेंगे, लोन पेयर। लोन पेयर तीन चीज हो सकता है, या तो लोन पेयर भी बराबर होगा, या तो लोन पेयर होगा ही नहीं, और या तो लोन पेयर बराबर नहीं होगा। यही तीन चीज हो सकता है। तो अगर लोन पेयर बराबर नहीं होगा तो लोन पेयर जिस पे ज्यादा होगा वहां बॉन्ड एंगल कम होगी। जितना ज्यादा लोन पेयर होगा उतना ज्यादा रिपल्शन होगा, बॉन्ड एंगल उतना कम। ठीक। लोन पेयर अगर है ही नहीं, यहां भी नहीं और यहां भी नहीं है, तो बॉन्ड एंगल बराबर होगा। हाइब्रिडाइजेशन सेम है और लोन पेयर है ही नहीं तो बॉन्ड एंगल बराबर होगा। हाइब्रिडाइजेशन सेम है, लोन पेयर है और वो भी बराबर, हाइब्रिडाइजेशन भी सेम, लोन पेयर भी बराबर, तब क्या देखेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सेंट्रल एटम जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा बॉन्ड एंगल उतना ज्यादा, और सराउंडिंग एटम जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा बॉन्ड एंगल उतना कम। ठीक है। इतना करने पे बॉन्ड एंगल्स आप डेफिनेटली पता कर लोगे। जैसे मान लो इसमें बोला जाए COF2 COCl2 COBr2 COI2, क्या देख रहे हैं, सराउंडिंग एटम। सराउंडिंग एटम किसका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, F का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इसकी बॉन्ड एंगल कम होगी, COI2 का बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं बॉन्ड एंगल पे बेस्ड। अगर ये क्वेश्चंस हो गए मतलब बॉन्ड एंगल हो गया। ठीक है। बताएं, ऑर्डर बताएं, 1 2 3 4 मान लेंगे। 1 2 4 3 सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसका होगा, 1 का। मतलब इसको आप 1 मान लेना, इसको 2 मान लेना, इसको 3 मान लेना, इसको 4 मान लेना। ठीक है। अब बताओ सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल 1 का, फिर 2 का, बोलते जाओ, फिर 4, फिर 3। किसी के पास और कोई ऑप्शन है, ऋषु गलत बोलता है, ऐसा नहीं है। ये भी बताना पड़ रहा है, बताओ, बोलो। 1 का ज्यादा, फिर 4 का, फिर 2, फिर 3, और कुछ। 4 ऑप्शन बनाने भाई, 2 ही ऑप्शन बना अभी तो। तेरा ऑप्शन है वो, फिर तेरा पहला ही है। अथर्व पहला पक्का, पहला। ऋषि पहला ही है। प्रखर पक्का,
खुशी? हाँ, पहले बोल रहे थे भाई पहले ही सही है। तुम बताओ सोम, 4 का ज्यादा क्यों लगा? 120 डिग्री उसमें। इसका बॉन्ड एंगल बताओ, हाइब्रिडाइजेशन बताओ। sp sp2 कैसे भाई? 5 एक निकल गया, 4 sp, इसका sp2 ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, 134 डिग्री 134 डिग्री होता है। ऐसा समझो, इसका क्या है, इसका तो क्या है 5 1 6 sp2, इसका क्या है 5 1 6 sp2। ये तो तय है ना कि ये sp2 है, ये sp2 है, ये sp, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। इसमें क्या दिख रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है, तो सवाल उठता है उसको हाइब्रिडेशन में ले या ना ले। थोड़ी देर के लिए एक बार को नहीं भी आता है, हमें नहीं आता है मान लो, तो भाई एक इलेक्ट्रॉन है तो हाइब्रिडेशन ले या ना ले? लेंगे तो sp2 हो जाएगा, नहीं लेंगे तो sp हो जाएगा। मतलब वो कहाँ है, कहीं बीच में है sp और sp2 के, sp और sp2 के बीच में। आप समझना NO2 में क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन है, ऐसा कुछ स्पीशीज है, ये कुछ इस तरह का स्पीशीज है, ऐसा ही तो स्पीशीज है NO2, है ना, कुछ इस तरह का ये स्पीशीज होने वाला है। तो ये जो स्पीशीज है अगर इसको हमने हाइब्रिडेशन में ले लिया, थोड़ी देर के लिए सोचो, तो इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा sp2, और अगर इसको हाइब्रिडेशन में नहीं काउंट किया तो इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा sp। ठीक है, ये नहीं होता तो ये बिल्कुल लीनियर होता, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये क्या होता, बेंट होता प्रॉपर। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन जो रिपेल करेगा वो 2 इलेक्ट्रॉन से तो कम ही रिपेल करेगा, है ना, तो 120 से ज्यादा होगा लेकिन 180 से कम होगा। बात समझ में आ रही क्या? तो इसका एग्जैक्ट वैल्यू कितना होता है 134 डिग्री। NO2 का याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो इतना तो याद ही रखो कि इन बिटवीन होगा। ठीक है, लेकिन वहां पे लोन पेयर जो इतना रिपल्शन शो करेगा उतना रिपल्शन करेगा नहीं, इसलिए ये ज्यादा होगा। ठीक है ना, समझ आ गई बात? नेक्स्ट, NO2 की हाइब्रिडाइजेशन क्या लिखेंगे, sp2 लिखेंगे, है ना। अगर सेंट्रल एटम पे डेफिशिएंसी होती है तो वो लोन पेयर इंक्लूड हो जाता है, और सेंट्रल एटम पे अगर कोई लोन पेयर होता है तो फिर वो वाला ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज जो होता है वो हाइब्रिडेशन में इंक्लूड नहीं होता है। जैसे CH3 है और एक है CF3, है ना, यहां पे ये हाइब्रिडेशन में इंक्लूड होगा और यहां हाइब्रिडेशन में इंक्लूड नहीं होगा। समझ में आई बात? यहां पे हाइब्रिडेशन में इंक्लूड होगा और यहां पे हाइब्रिडेशन में इंक्लूड नहीं होगा। यहां पे F के कारण यहाँ पे क्या है, डेफिशिएंसी है, तो ये इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडेशन में इंक्लूड हो जाएगा। और यहाँ पे CH बॉन्ड है तो यहाँ पे क्या है, कोई डेफिशिएंसी नहीं है, तो ये हाइब्रिडेशन में इंक्लूड नहीं होता है। समझ में? ये sp2 है और ये sp3 है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, इसमें बॉन्ड एंगल SCl2, SF2 और SBr2 सबसे ज्यादा SBr2 का सबसे पहले हाइब्रिडेशन सेम है। क्या लोन पेयर भी बराबर है? लोन पेयर भी बराबर है ना, और बराबर है तो फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी, साइड एटम की। साइड एटम की EN जितनी ज्यादा बॉन्ड एंगल उतना कम, है ना, तो SF2 सबसे कम हो जाएगा, SBr2 सबसे ज्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट, NO2 और NOCl, NOCl में हाइब्रिडेशन sp2 ना, 5 1 6 sp2, sp2 में भी एक लोन पेयर है। NOCl का क्या मतलब हुआ, N डबल बॉन्ड O, एक लोन पेयर और एक Cl, यही तो मतलब हुआ NOCl का। ठीक है, तो इसके पास लोन पेयर है तो ये बॉन्ड एंगल 120 से ज्यादा या कम, 120 से कम, और ये तुमको पता है 120 से ज्यादा 134, तो इसका बॉन्ड एंगल क्या होगा, ज्यादा होगा। समझ आ गई बात? तो NO2 का बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा और NOCl में बॉन्ड एंगल कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट, CH4 और CF4 सेम ही होगा। CH4 और CF4 का बॉन्ड एंगल बराबर होगा, क्यों, हाइब्रिडेशन सेम है और दोनों के पास लोन पेयर नहीं है, तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट,
थीटा 1, 2 और 3 कंपेयर करना है। 1 3 2 थीटा 1 सबसे ज्यादा और थीटा 2 सबसे कम। ठीक है क्या? फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, तो यहाँ रिपल्शन कम होगा। और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? कम है, तो रिलेटिवली कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो यहाँ रिपल्शन सबसे ज्यादा होगा। तो थीटा 1 सबसे ज्यादा और थीटा 2 सबसे कम। ठीक है, नेक्स्ट CO2, CH4 और कार्बोनेट। नहीं 1 3 2 1 3 2 ये तो सबसे सिंपल है। CO2 मतलब Sp, CO3 2 माइनस मतलब Sp2 और CH4 मतलब Sp3। हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे ही हो जाएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट ClO4 माइनस ClO3 माइनस ClO2 माइनस। बढ़ते जा रहे हैं तो बॉन्ड एंगल कम होते जाएगा 1 2 3 सबका हाइब्रिडाइजेशन सेम है क्या? sp3 7 1 8 Sp3 7 1 8 7 1 8 सब Sp3 हाइब्रिड। उसके बाद क्या चेक करना है? लोन पेयर। लोन पेयर कहाँ सबसे ज्यादा है? ClO2 माइनस में लोन पेयर ज्यादा है, इसमें लोन पेयर कम है, इसमें लोन पेयर है ही नहीं। तो लोन पेयर नहीं होगा तो बॉन्ड एंगल ज्यादा ज्यादा, यहाँ पे कम वहां पे और कम। ठीक है क्या? ठीक है, लोन पेयर जितना ज्यादा बॉन्ड एंगल उतना कम। इसमें सिलिकेट, फॉस्फेट, क्लोरेट, सल्फेट। वन टू फोर 1 2 4 2 4 3। ठीक है क्या? 1 4 अच्छा 1 और 4 का इक्वल होगा। ये SI है वो SO है, ये E नहीं है, SO SI है। ये सिलिकॉन है वो सल्फर है। पहले वाले को रिवर्स कर दें, यानी 3 4 2 1। अच्छा ये कोई नहीं बोला है, थोड़ा और सोच लीजिए। सेम होगा, वही ना बोला तो यही है तूने। ऑर्डर सब निकाले तो मुझे लगा मैं कहीं सही है, सेम ही होगा। और क्या क्यों? लोन पेयर 0 है। हाइब्रिडाइजेशन सबका सेम है और लोन पेयर किसी में भी नहीं है, तो हाइब्रिडाइजेशन सेम और लोन पेयर 0 मतलब बराबर बॉन्ड एंगल। भाई इसमें सिलिकॉन है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है? Sp3। तो चारों लोन पेयर है नहीं, तो चारों बॉन्ड एंगल एक दूसरे को मैक्सिमम रिपेल करेंगे, टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल। इसमें फास्फोरस, देखो फॉस्फेट का स्ट्रक्चर कैसा बनाते हो? कुछ इस तरह का बनाओगे। डबल बॉन्ड ठीक है, ये पूरा रेजोनेंस में है या नहीं है? ये नेगेटिव इसके साथ भी रेजोनेंस के साथ भी, इसके साथ भी, मतलब सारे इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स हैं। सारे स्ट्रक्चर्स कैसे हैं? सारे बॉन्ड्स एक जैसे हैं, सारे पीओ बॉन्ड्स आइडेंटिकल है। फॉस्फोरस पे 4 आइडेंटिकल बॉन्ड्स हैं, बराबर रिपल्शन होगा, बॉन्ड एंगल टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल। वैसे ही क्लोरीन वाले में 3 तो डबल बॉन्ड O है ना, और एक O नेगेटिव है। अगेन रेजोनेंस के कारण सब में सिमिलर बॉन्ड लेंथ है, सारे बॉन्ड्स एक दूसरे को बराबर रिपेल करेंगे, आइडेंटिकल बॉन्ड्स है ना। ये डबल हो ये सिंगल नहीं है, सारे बॉन्ड्स क्या है? बिल्कुल आइडेंटिकल ड्यू टू रेजोनेंस। सेम इज द केस विद सल्फेट। समझ आई बात? तो अगर बॉन्ड लेंथ अगर आपका हाइब्रिडाइजेशन सेम है और लोन पेयर नहीं है तो बॉन्ड एंगल क्या होगा? बराबर। क्लियर? कोई कंफ्यूजन हो तो क्लियर कर लो। अभी लग रहा है क्या कुछ? ठीक है ना, सारे बॉन्ड एंगल्स बराबर होंगे, हाइब्रिडाइजेशन सेम है, लोन पेयर नहीं है। भाई 4 बॉन्ड से सब एक दूसरे को मैक्सिमम रिपल करेंगे, तो प्रॉपर टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल आ जाएगा। POF3 और PF3, POF3 का बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। क्यों? क्यों ज्यादा होगा? ये Sp3 है, ये भी Sp3 है, इसमें लोन पेयर है, इसमें लोन पेयर नहीं है। लोन पेयर जितना ज्यादा बॉन्ड एंगल उतना कम। ठीक है, SOCl2 SO2Cl2, SOCl2 का बॉन्ड एंगल
कम होगा, SO2Cl2 का ज्यादा होगा। ठीक है ना, SOCl2 में क्या है, लोन पेयर है, SOCl2 में लोन पेयर है, SO2Cl2 में कोई लोन पेयर नहीं है। ठीक है, NCl3, PCl3, AsCl3 हाइब्रिडाइजेशन सेम है, लोन पेयर सेम है, फिर क्या देखेंगे, सेंट्रल एटम का EN, सेंट्रल एटम का EN किसमें ज्यादा है, नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन की EN वैल्यू ज्यादा तो इसका बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा, तो NCl3 का ज्यादा होगा। सिमिलर एग्जांपल है बिल्कुल, अगेन यहाँ पे सराउंडिंग एटम देखना है, सेम टू सेम नहीं है, सराउंडिंग एटम देखना है। तो सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा, बॉन्ड एंगल उतना कम, तो इसका बॉन्ड एंगल कम होगा और Pi3 का बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, SOF2, SOCl2, SOBr2, SOI2, SOF2 का सबसे कम और SOI2 का सबसे ज्यादा। एक तो आया थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, और बोलो 1 3 2, 1 सबसे बड़ा, फिर 3, फिर 2, और 3 1 2 पहला वाला। ठीक है, और कोई बोल रहा है इसके अलावा कुछ? अच्छा, एक और आ गया, एक और कमी रह गई, 4 ऑप्शन तो बन ही जाएंगे लग रहा है। बोलो रोशन, कुछ और बोल रहे हो क्या? तू क्यों गलत लग रहा है, तू गलत हो जाता है आराम से। 1 का सबसे ज्यादा, फिर क्या बोला तू, 1 का सबसे ज्यादा, फिर 3 का, फिर 2 का, OH2 का सबसे ज्यादा। उसमें सराउंडिंग एटम का EN कम था तो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे गड़बड़ होता है ना, बोला था इसको याद रखना है, क्लोरीन का साइज बहुत बड़ा। नॉर्मली क्या होना चाहिए, नॉर्मली तो OH2 का सबसे कम होना चाहिए, नॉर्मली OH2 का सबसे ज्यादा होना चाहिए, सॉरी, नॉर्मली OH2 का सबसे ज्यादा होना चाहिए। ठीक है ना, नॉर्मली OH2 का सबसे ज्यादा होना चाहिए, लेकिन क्लोरीन का साइज बड़ा होने के कारण उसमें क्या होता है, रिपल्शन होता है। ये आपको याद कराया था, वैल्यू भी याद कराई थी, कायदे से ऑर्डर तो यही आना चाहिए, है ना, OH2 का सबसे ज्यादा और OF2 का सबसे कम, कायदे से यही होना चाहिए, पर कायदे में गड़बड़ हो जाता है कभी कभी, है ना। OCl2 का याद है कितना होता है, 111, है ना, OCl2 का 111 होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या होता है, टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल से ज्यादा हो जाता है, लोन पेयर है उसके बाद भी, क्यों, क्योंकि क्लोरीन का साइज काफी बड़ा है, जिसके कारण क्या होता है, रिपल्शन हो जाता है। तो ये यहाँ पे कोई गड़बड़ नहीं है, यहाँ गड़बड़ है। सिर्फ OCl2 में नहीं, डाइथाइल ईथर है, ईथर, वहां पे भी बॉन्ड एंगल टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल से ज्यादा होता है, क्यों, अल्काइल ग्रुप बड़े हो गए इसके कारण। ठीक है, तो वो लोन पेयर का रिपल्शन, भाई लोन पेयर रिपेल करता है, पर उसकी भी एक लिमिट है, जब ये ग्रुप बहुत बड़े हो जाएंगे तो ये ग्रुप का रिपल्शन क्या होगा, ज्यादा हो जाता है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है एज ए इंफॉर्मेशन कि OCl2 का बॉन्ड एंगल जो है वो वाटर के बॉन्ड एंगल से ज्यादा होता है। मतलब दिमाग के कोने में ये भी रखना कि ऐसा नहीं कि लोन पेयर रिपल्शन है तो दुनिया का सबसे बड़ा रिपल्शन है ना। अगर जो ग्रुप्स लगे हुए हैं वो काफी बल्की हैं तो वो क्या करेंगे, वो भी रिपेल करेंगे, तो बॉन्ड एंगल क्या होता है, बढ़ भी जाता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने बोला था कि OCl2 का याद रख लें कि ये 111 होता है ना, नॉर्मल टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल जो है उससे ज्यादा, ड्यू टू बिग साइज ऑफ क्लोरीन। ठीक है, तो ये इतने एग्जांपल्स आपको दिमाग में रखने हैं, इसमें हर तरह के एग्जांपल्स मैंने कवर कर लिए। ठीक है, इसके बाद एक बात आपको बॉन्ड एंगल से रिलेटेड एक गड़बड़ और आती है, वो किससे डिसाइड होता है, ड्रैगोज रूल। बॉन्ड एंगल से रिलेटेड एक गड़बड़ कौन करता है, ड्रैगोज रूल के कारण सही होता है। हाँ, ड्रैगोज रूल क्या कहता है, हाँ ठीक है, पर कब होता है, जब साइड एटम की EN कम होती है, और ये तो साइड एटम की बात हो गई, और सेंट्रल एटम,
मतलब सीधी सी बात है, ध्यान समझना, BF3 था, BF3 को बिना BF3 का एग्जांपल लेके कल बताया था मैंने VBT, BF3 को बिना हाइब्रिडाइजेशन के कर रहे थे हम, तो क्या दिखा था कि दो फ्लोरीन के बीच में बॉन्ड एंगल कम से कम एक ऐसे एंगल था जो 90 डिग्री का था। अगर हाइब्रिडेशन नहीं होता तो दो p ऑर्बिटल थे तो उनके बीच में एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री, पर एक्सपेरिमेंटली पाया कि एक भी 90 डिग्री का एंगल है नहीं, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए हाइब्रिडेशन का कॉन्सेप्ट आया। वैसे ही मीथेन में भी कुछ एंगल्स तो 90 डिग्री के होने चाहिए थे अगर हाइब्रिडेशन नहीं होते तो, लेकिन मीथेन में एक भी 90 डिग्री का एंगल नहीं था, इसके लिए हाइब्रिडेशन का कॉन्सेप्ट आया। मतलब देयर वर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जहां पे बॉन्ड एंगल बिना हाइब्रिडेशन के एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा था। हाइब्रिडेशन जैसा कुछ सही में होता हुआ देखा गया है क्या? नहीं, ये क्या ऐसा मनगढ़ंत कहानियां है टू एक्सप्लेन द शेप, मैथमेटिकल ट्रीटमेंट है जस्ट टू एक्सप्लेन द शेप एंड ज्योमेट्री। तो बिना हाइब्रिडाइजेशन के बॉन्ड एंगल्स एक्सप्लेन नहीं हो रहे थे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स में, तो हाइब्रिडेशन का कॉन्सेप्ट लाया गया भाई कि ऐसा ऐसा हो रहा होगा शायद, इसलिए ऐसा ऐसा शेप हो रहा है, तो उससे सब कुछ एक्सप्लेन भी हो रहा था। ठीक है, तो इसलिए हाइब्रिडेशन का शेप लाया गया बॉन्ड एंगल्स को एक्सप्लेन कर, सॉरी हाइब्रिडेशन का कॉन्सेप्ट लाया गया किसके लिए? बॉन्ड एंगल को एक्सप्लेन करने के लिए। फिर आगे बढ़े तो चल रहा है हाइब्रिडेशन, एकदम सॉलिड रूल बन गया कि हाइब्रिडेशन होगा ही होगा। फिर अचानक कहीं से निकल के आया भाई PH3, ये जो मॉलिक्यूल है, इस PH3 मॉलिक्यूल में देखा गया कि अगर इसमें हाइब्रिडेशन होता तो बॉन्ड एंगल कितना आता? 109 डिग्री 28 मिनट के बाद आसपास। sp3 109 डिग्री 28 मिनट मतलब 109 की जगह 107 हो जाता, 108 हो जाता है ना, 110 हो जाता, बढ़ जाता तो और घट जाता तो 105 हो जाता, 102 हो जाता, यही तक तो है ना। लेकिन इसमें बॉन्ड एंगल 90 डिग्री के आसपास आया गया। हाइब्रिडेशन के से इसका बॉन्ड एंगल कितना आ रहा था? 109 डिग्री है ना, और इसमें पाया गया 90 डिग्री के आसपास। तो यूं ही किसी छोटे मोटे इफेक्ट के कारण बॉन्ड एंगल में 20 डिग्री का डिफरेंस तो नहीं आएगा, है ना, यानी वापस वहीं पहुंच गए कि इसमें हाइब्रिडेशन नहीं हो गया। तो ऐसा कुछ मॉलिक्यूल्स देखे गए जहां पे हाइब्रिडेशन अगर अप्लाई कर दिया गया तो जो बॉन्ड एंगल आ रहा है वो गलत आ रहा है, और बिना हाइब्रिडेशन के कंसीडर करें तो बॉन्ड एंगल सही आ रहा है, एक्सपेरिमेंटल एंगल। और हाइब्रिडेशन को ना कंसीडर करें तो हम जो निकाल रहे हैं वो बॉन्ड एंगल मिल रहा है, और हाइब्रिडेशन को कंसीडर करके जो बॉन्ड एंगल निकाल रहे हैं वो मैच नहीं कर रहा है। तो वहां पर ऐसा सब जगह नहीं हो रहा था, कुछ एक मॉलिक्यूल्स में हो रहा था। तो उनको स्टडी किया गया और स्टडी करके कुछ क्या किया गया, कंक्लूजन्स निकाले गया कि ऐसा 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 होगा, तो वहां पे आपको हाइब्रिडेशन नहीं लगाना है। ठीक है ना, तो उसी को क्या बोला? ड्रैगोस रूल। द एक्सपेरिमेंटल बॉन्ड एंगल इन सम मॉलिक्यूल्स कैन बी जस्टिफाइड ओनली इफ नो हाइब्रिडाइजेशन इज कंसिडर्ड, दैट इज प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स और सेंट्रल एटम आर टेकिंग पार्ट इन ओवरलैपिंग, है ना। वो कुछ मॉलिक्यूल्स क्या है, जैसे देखा गया NH3 PH3 ASH3 SbH3, ये क्या है? 15th ग्रुप के हाइड्राइड्स हैं। 15 ग्रुप के हाइड्राइड्स में देखा गया कि यहां तो हाइब्रिडाइजेशन कंसिडर्ड है, इसका बॉन्ड एंगल कितना होता है? 160 डिग्री, तो बिना हाइब्रिडाइजेशन के इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। लेकिन बाकी के एंगल्स देखे गए तो ये 93 92 91। अच्छा, थोड़ी देर के लिए अगर ड्रैगोस रूल भूल जाओ, है ना, और सिर्फ बॉन्ड एंगल को ऑर्डर बताना है, ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो वहां पे ये अप्लाई, इस डेटा को भूल जाओ अगर, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है या नहीं है? हमारा डेटा भी तो यही कह रहा था ना कि सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा बॉन्ड एंगल उतनी ज्यादा, तो उस हिसाब से तो सही है, ऑर्डर तो सही बता रहा है। लेकिन जब डेटा चेक किया गया तो पाया गया कि बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा था। ये जो 3 था ये बिना हाइब्रिडाइजेशन के ज्यादा बेटर एक्सप्लेन किया जा सकता है। समझ में आई बात? तो अब इसमें और भी ग्रुप, जैसे नाइट्रोजन फैमिली के बाद ऑक्सीजन फैमिली में भी देखा गया, ऑक्सीजन फैमिली में भी देखा गया ऐसा ही हो रहा था। तो ऐसा पाया गया कि इन एक्सेप्शंस को एक्सप्लेन करने के लिए अब कुछ कंडीशंस बनाने की कोशिश की गई। क्या कंडीशन बनाई गई? सेंट्रल एटम बिलोंग टू थर्ड और हायर पीरियड। सेंट्रल एटम बिलोंग टू थर्ड और हायर पीरियड मतलब नाइट्रोजन में तो नहीं हो रहा था, यहां हाइब्रिडेशन नहीं लेना है, यहां नहीं लेना है, यहां नहीं लेना है, तो सेकंड पीरियड के एलिमेंट में तो हाइब्रिडेशन हो रहा था, लेकिन थर्ड या हायर पीरियड के एलिमेंट्स में हाइब्रिडेशन नहीं हो रहा था। तो सबसे ड्रैगोस रूल के लिए यानी हाइब्रिडेशन नहीं कंसीडर करना है जहां, उसके लिए क्या कंक्लूजन है कि सेंट्रल एटम थर्ड या उससे ज्यादा वाले पीरियड का होना चाहिए। एक बात, ठीक है। दूसरी बात, सेंट्रल एटम हैव एटलीस्ट 1 लोन पेयर। सेंट्रल एटम के पास कम से कम एक लोन पेयर होना चाहिए। जैसे अब मान लो यहां पे चले गए इसके एक पहले वाले ग्रुप में मीथेन, मीथेन के नीचे SiH4, तो चलो भाई मीथेन में नहीं होगा क्योंकि सेकंड पीरियड का है, तो SiH4 में तो होना चाहिए ना, थर्ड पीरियड का है, पर इसमें नहीं होता, ड्रैगोस रूल अप्लाई नहीं होता है, इसमें हाइब्रिडेशन होता है, यानी इसका बॉन्ड एंगल टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल के आसपास ही होता है। इसमें टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल के आसपास होता है, इसमें टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल के आसपास नहीं होता है, यानी यहां हाइब्रिडेशन नहीं लगाना है, यहां हाइब्रिडेशन लगाना है।
समझ में आई बात? तो हमने क्या कंक्लूड किया दूसरा पॉइंट, कि जो सेंट्रल एटम है उसमें कम से कम एक लोन पेयर होना चाहिए। तो सेंट्रल एटम थर्ड पीरियड या उसके ऊपर का होना चाहिए, उसमें कम से कम एक लोन पेयर होना चाहिए। ठीक, तो ये हो गई दूसरी बात। अब अगर सेंट्रल एटम, तो ये कार्बन वाली फैमिली पे मतलब ड्रैगोज रूल नहीं लगना है, समझ में आ गई? कार्बन वाली फैमिली पे ड्रैगोज रूल लगना नहीं है, उसके पहले लोन पेयर होते नहीं है, तो फिर ड्रैगोज रूल कहां रखना है? नाइट्रोजन फैमिली में और ऑक्सीजन फैमिली में और हेलोजन फैमिली में। एंगल की बात नहीं आएगी, एक ही बॉन्ड बनाता है ना? तो मेजरली ये 15th और 16th ग्रुप की बात है। ठीक है, अब 15th और 16th ग्रुप में सेकंड पीरियड पे तो लगना नहीं है, थर्ड और उसके आगे वाले पीरियड पे लगना है, तो फास्फोरस को शो करना चाहिए। अब सवाल आया कि भाई फास्फोरस pH3 में तो 90 डिग्री के आसपास बॉन्ड एंगल बता रहा है, लेकिन जब हमने PCl3 ले लिया, यहां 90 डिग्री के आसपास बॉन्ड एंगल नहीं बता रहा है, यहां sp3 हाइब्रिडाइजेशन मतलब 109 डिग्री के आसपास ही बॉन्ड एंगल बता रहा है फिर से, मतलब यहां हाइब्रिडेशन कंसीडर हो रहा है, यहां हाइब्रिडेशन कंसीडर नहीं हो रहा है। यानी सेंट्रल एटम के अलावा सराउंडिंग एटम का भी कुछ खेल है। समझ में आई बात? सराउंडिंग एटम का भी कुछ खेल है। तो वो सराउंडिंग एटम का क्या सिस्टम है कि सराउंडिंग एटम की EN वैल्यू काफी कम होनी चाहिए, 2.5 से कम। सराउंडिंग एटम की EN वैल्यू 2.5 से कम। EN ऑफ सराउंडिंग एटम शुड बी लेस देन और इक्वल टू 2.5। मतलब बेसिकली ये हाइड्राइड्स के लिए दिए जाते हैं, मेनली ड्रैगोज रूल किसके लिए दिया गया है? हाइड्राइड्स के लिए। ठीक है, तो ये 3 रूल है। जैसे ग्रुप 16 है, H2O का हाइब्रिडाइजेशन होगा या नहीं होगा? होगा, लेकिन बाकी सब में हाइब्रिडाइजेशन कंसीडर्ड नहीं है, उनका बॉन्ड एंगल सब 90 डिग्री के आसपास। ठीक है, बिना ड्रैगो रूल कंसीडर किए ऑर्डर की बात तो आप कर सकते हो, लेकिन एक्चुअल अगर बॉन्ड एंगल्स मैच कराने हो, मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन आ गया है ना, तो मेक श्योर कि इन मॉलिक्यूल्स में हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है, इनमें प्योर p ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं, जबकि इनमें ऊपर वालों में हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है। अब इस पे कैसा भी क्वेश्चन बना सकता है आपको। ठीक है, तो ग्रुप 15 और ग्रुप 16 के जो हाइड्राइड्स होते हैं, थर्ड पीरियड और उसके आगे के जो हाइड्राइड्स होते हैं, वो हाइब्रिडाइज नहीं होते हैं, बिना हाइब्रिडाइजेशन के ही बॉन्ड बनता है, इसलिए बॉन्ड एंगल 90 डिग्री के आसपास आता है। ये क्या है? ड्रैगोज रूल। कोई कंफ्यूजन नहीं। तो बॉन्ड एंगल की बातें यहां तक, इतना अगर आपको समझ में आ गया तो बॉन्ड एंगल में आप नहीं उलझेंगे कहीं भी, है ना? बॉन्ड एंगल के हर तरह के क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। नेक्स्ट कम्स बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन के लिए अगेन, बॉन्ड लेंथ भी आप जगह जगह पे पढ़ते हो, बॉन्ड लेंथ में कुछ ऐसा विचित्र नहीं है, बस फटाफट सारे पॉइंट्स मैं आपको बताते जा रही हूँ। बॉन्ड लेंथ कंपेयर करने के लिए सबसे पहला काम आप क्या देखने वाले हो? मान लो 2 एटम है, 2 एटम के बीच में जो डिस्टेंस है इसी को हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। तो भाई ये किस पे डिपेंड करता है? मैंने कोवेलेंट रेडियस बताते थे, मैं बताया था 2 एटम के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, तो ए का रेडियस और बी का रेडियस, और अगर इनकी EN वैल्यू अलग है तो इनके EN डिफरेंस पे भी। तो किस पे डिपेंड कर रहा है? साइज ऑफ द एटम्स एज वेल एज EN पे। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग में एक फैक्टर तो क्या आ गया? साइज, और दूसरा फैक्टर क्या आ गया? EN। 2 फैक्टर्स तो यहीं से आ गए, है ना? याद आ रहा है कि अगर ये दोनों का EN बराबर है तो बॉन्ड लेंथ क्या था? RA प्लस RB, और अगर दोनों का EN बराबर नहीं है तो RA प्लस RB में से कुछ फैक्टर क्या होगा? माइनस होगा। बताया था ना भाई, A और B एक दूसरे को बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, यानी ए अगर ज्यादा तेज खींच रहा है तो जितना इनके बीच में डिस्टेंस होना चाहिए उससे ये पास हो जाएंगे। तो दोनों के रेडियस में से कुछ वैल्यू आपको माइनस करनी पड़ेगी डिपेंडिंग ऑन कितना ज्यादा EN डिफरेंस है। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है उतना ज्यादा उसमें क्या आएगा? आयनिक कैरेक्टर। आयनिक कैरेक्टर आएगा तो बॉन्ड क्या होगा? स्ट्रांग होगा। स्ट्रांग बॉन्ड मतलब वो क्या होंगे? पास पास आएंगे। समझ में आ गई बात? तो इस फॉर्मूले से बहुत क्लियरली दिख रहा है कि बॉन्ड लेंथ किस पे डिपेंड करेगा? RA पे, RB पे, मतलब साइज ऑफ एटम पे, और दूसरा किस पे डिपेंड करेगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। तो 2 फैक्टर्स तो यही आगे बॉन्ड लेंथ के, साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना? तो फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ में पहला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा बॉन्ड लेंथ उतना कम या ज्यादा? EN डिफरेंस जितना ज्यादा बॉन्ड लेंथ उतना कम। तो बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा EN। कहां पे बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगा? HI में, है ना? डेल्टा EN वहां पे ज्यादा है, EN डिफरेंस, यहाँ पे EN डिफरेंस क्या है? कम है, तो वहां पे बॉन्ड लेंथ सबसे कम है और यहाँ पे बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा है। ठीक है, दूसरा फैक्टर साइज। साइज जितना ज्यादा बॉन्ड लेंथ उतना ज्यादा। ऑब्वियसली जिन 2 एटम्स के बीच में बॉन्ड बन रहा है वो जितने बड़े होंगे उनके न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस उतना ज्यादा होगा, बॉन्ड लेंथ उतना ज्यादा होगा। सेम यही एग्जांपल अप्लाई कर ले, वहां पे आयोडीन बड़ा है, यहाँ पे फ्लोरीन जो है वो क्या है? छोटा है, तो बॉन्ड लेंथ वहां पे क्या होगा? ज्यादा होगा। तो बहुत क्लियर है HI में बॉन्ड लेंथ क्या होगा? ज्यादा होगा।
F2Cl2 Br2I2 किसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा? I2 का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि साइज बड़ा है। एटम जितना बड़ा होगा साइज उतना ज्यादा होगा, बॉन्ड लेंथ उतना ज्यादा होगा। ठीक है। अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कार्बन कार्बन, कार्बन नाइट्रोजन और कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड्स में सबसे बड़ा कौन होगा? सी बॉन्ड सबसे बड़ा होगा और CO बॉन्ड सबसे छोटा होगा। क्यों? EN डिफरेंस भी है और दूसरा साइज भी देख सकते हो। एक एटम तो सब में क्या है? कार्बन, और दूसरा एटम उधर कार्बन, इधर नाइट्रोजन, इधर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की साइज सबसे कम, तो ये बॉन्ड लेंथ क्या होगा? कम होगा। ठीक है। बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल पे बॉन्ड लेंथ हर जगह डिपेंड नहीं करता है, ये सिर्फ और सिर्फ TBP में, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर में। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर में हम बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर एज कंपेयर टू इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, है ना। तो एक्सियल बॉन्ड्स बड़े हैं, एक्सियल बॉन्ड्स बड़े हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड एंगल क्या है? कम है, 90 डिग्री, और यहाँ बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। ये बॉन्ड्स क्या है? छोटे हैं। आप समझना, इक्वेटोरियल बॉन्ड सारे 120 डिग्री पे हैं, इसी प्लेन में 120 डिग्री पे, है ना। तो यहाँ पे जो ग्रुप है, यहाँ के भी जो ग्रुप है और यहाँ जो ग्रुप है, इनके बीच में प्रॉपर रिपल्शन है, 120 डिग्री हो रहा है ना। एक्सियल बॉन्ड जो है सेम वही, क्लोरीन एक यहाँ पे आ गया, तो ये एंगल क्या है? 90 डिग्री। तो इनके बीच में डिस्टेंस उतना नहीं है, जितना डिस्टेंस इस क्लोरीन और इस क्लोरीन के बीच में, उतना डिस्टेंस इन दोनों क्लोरीन के बीच में नहीं है। तो इस डिस्टेंस को, इस रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए क्या करेगा? ये बॉन्ड क्या होता है? लंबा हो जाता है। जब ये ऊपर लंबा हो जाएगा तो ये डिस्टेंस वापस क्या होगा? बढ़ जाएगा। ठीक है ना। तो हर जगह बॉन्ड एंगल पे बॉन्ड लेंथ डिपेंड नहीं करता है। TBP में देखा गया है कि एक्सियल और इक्वेटोरियल में बॉन्ड एंगल कम है। इस बॉन्ड एंगल कम के कारण यहाँ पर रिपल्शन क्या है? ज्यादा, और रिपल्शन ज्यादा होना है, इसलिए इस रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए ये वाला बॉन्ड क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। समझ आई बात? क्लियर और नॉट, है ना। तो इसलिए TBP में देखा गया है कि बॉन्ड लेंथ जो है वो बॉन्ड एंगल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि इक्वेटोरियल एक्सियल में बॉन्ड एंगल कम है, इसलिए बॉन्ड लेंथ क्या हो गया? एक्सियल का ज्यादा हो गया। ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर पे तो बॉन्ड लेंथ डिपेंड करेगा ना। बॉन्ड ऑर्डर कहीं ना कहीं क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ बॉन्ड, एक बॉन्ड है, दो बॉन्ड है या तीन बॉन्ड है, अकॉर्डिंगली बॉन्ड ऑर्डर 1, 2 या 3। बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ कम होगा। बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा, बॉन्ड लेंथ उतना कम। किसका बॉन्ड लेंथ कम है? ट्रिपल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ कम है, ऑब्वियसली। यहाँ पे भी ट्रिपल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ कम है। हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन में एस करेक्टर पता चल जाएगा। एस करेक्टर जितना ज्यादा, EN वैल्यू उतनी ज्यादा, बॉन्ड लेंथ उतना कम, है ना। तो हाइब्रिडाइजेशन से भी बॉन्ड लेंथ डिसाइड होता है। जितना ज्यादा एस करेक्टर होगा, EN वैल्यू उतनी ज्यादा होगी, EN वैल्यू जितनी ज्यादा, बॉन्ड लेंथ उतना कम। तो मोर इज द परसेंटेज एस करेक्टर, शॉर्टर इज द बॉन्ड लेंथ। जैसे यहां पे अगर आपको बोला जाए ये वाला बॉन्ड, ये बॉन्ड 1, ये बॉन्ड 2 और ये बॉन्ड 3, एक केस, और दूसरा ये बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड A, ये वाला बॉन्ड B और ये वाला बॉन्ड C। आपसे बोला जाए ABC में कंपेयर करो, ABC में कंपेयर करो, तो सबसे बड़ा कौन सा? A, फिर B, फिर C। क्लियर दिख रहा है? अब मैं आपको बोल रही हूँ बॉन्ड नंबर 1, 2 और 3 को कंपेयर करो। सारे सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं? दिख तो रहे हैं सारे सिंगल बॉन्ड। डिफरेंस क्या है? ये sp3 ओवरलैप है, ये sp3 sp2 ओवरलैप है, ये sp3 sp ओवरलैप है। दिखने में सारे सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं, पर ये sp3 sp ओवरलैप है। तो जहां EN वैल्यू ज्यादा होगी वहां पे एटम क्या होगा? छोटा होगा। एटम छोटा होगा तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा, है ना। तो 3 इज स्मॉलर एंड 1 इज लार्जर। समझ आ गई बात? ऑल्दो दोनों एटम भी सेम है और सब दिखने में सिंगल बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पे EN वैल्यू कैसे पता चला? हाइब्रिडाइजेशन से। हाइब्रिडाइजेशन जितना ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी, हाइब्रिडाइजेशन में एस करेक्टर जितना ज्यादा, EN उतना ज्यादा, EN जितना ज्यादा, बॉन्ड लेंथ उतना कम। समझ आ गई बात? क्लियर? तो कभी कभी ऐसा कंपैरिजन भी देते हैं जो देखने में आपको लगता है कि सेम ही तो है, तो आपको ध्यान रखना है वहां पे आपको क्या देखना है? हाइब्रिडाइजेशन भी कंसिडर करना होता है। ठीक है। देन रेजोनेंस, रेजोनेंस से बॉन्ड लेंथ अफेक्ट होता है या नहीं होता है? होता है। कैसे अफेक्ट होता है? बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। मतलब अगर रेजोनेंस के कारण किसी सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है तो बॉन्ड लेंथ घट जाएगा, और कहीं डबल बॉन्ड है उसमें सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा। तो रेजोनेंस के कारण बॉन्ड लेंथ बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, डिपेंड करता है कि क्या हो रहा है। जैसे आपको कंपेयर करना है A, B, C और D,
ये भी CO बॉन्ड है, ये भी CO बॉन्ड है, ये भी CO बॉन्ड है और ये भी CO बॉन्ड है। D सबसे बड़ा और C सबसे छोटा, A और B इक्वल। ठीक है क्या? तो फिर अब बताओ, अब लिखने के साथ समझ में आ जाएगा। ABCDEF 6 को कंपेयर करो। हटा दिया ना, अब EFB आ गया ना। अब 6 को कंपेयर करो। अब कुछ समझ में आ रहा होगा कहीं गड़बड़ जो हो रहा है। C तो सबसे ज्यादा, सॉरी D सबसे ज्यादा होगा, इसमें कोई समस्या नहीं है, और C सबसे कम होगा, इसमें भी कहीं कोई समस्या नहीं है। ठीक है, अब बताओ, D सबसे ज्यादा, फिर B, फिर E बराबर F, फिर A। ठीक है क्या? यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, ये प्योर डबल बॉन्ड, ये प्योर सिंगल बॉन्ड, रेजोनेंस नहीं है। यहां पर रेजोनेंस और इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, तो इसमें जितना डबल बॉन्ड है रेजोनेंस के कारण उतना ही सिंगल बॉन्ड आ गया, और इसमें जितना सिंगल बॉन्ड है उतना डबल बॉन्ड आ गया, तो ये बॉन्ड्स बराबर हो गए। क्यों? क्योंकि भाई इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। दोनों की स्टेबिलिटी क्या है? बराबर। इसमें डबल बॉन्ड करेक्टर, सिंगल बॉन्ड करेक्टर, इसमें भी सिंगल बॉन्ड करेक्टर, डबल बॉन्ड करेक्टर बराबर है। अब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना जरा, तो क्या बनेगा? CH3C ओपन नेगेटिव डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव, ऐसा बनेगा क्या? इसके पास लोन पेयर है ना, रेजोनेंस में जाएगा तो ओपन नेगेटिव, यहाँ पे OP पॉजिटिव। क्या इन दोनों की स्टेबिलिटी बराबर है क्या? दोनों की स्टेबिलिटी बराबर नहीं है। कौन सा ज्यादा स्टेबल है? ऑब्वियसली ज्यादा स्टेबल है, यानी बॉन्ड बी में सिंगल बॉन्ड करेक्टर ज्यादा है या डबल बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड करेक्टर ज्यादा है, और बॉन्ड ए में डबल बॉन्ड करेक्टर ज्यादा है। तो A इज मोर क्लोजर टू डबल बॉन्ड एंड B इज मोर क्लोजर टू सिंगल बॉन्ड, इसलिए B बड़ा है और A छोटा है। E और F में सिंगल डबल बॉन्ड करेक्टर बराबर है। समझ में आ गई बात? क्लियर? ठीक है, तो जब भी रेजोनेंस हो तो रेजोनेंस से अगर इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं तब तो बॉन्ड लेंथ बराबर होता है। अगर इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं बनते हैं तो आपको देखना होता है कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है, अकॉर्डिंगली उन बॉन्ड्स में वो वाला कैरेक्टर ज्यादा होता है। जैसे अगर ये दोनों स्ट्रक्चर में ये ज्यादा स्टेबल है, मतलब हमको क्लियर हो गया कि बॉन्ड ए में डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा है और सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर कम है, यानी बी इज लॉन्गर देन ए। समझ में आई बात? और ई और ई क्या है? इनमें डबल सिंगल बराबर है, तो ये इनके कहीं ना कहीं बीच में आएंगे। क्लियर? तो रेजोनेंस के कारण बॉन्ड लेंथ बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, डिपेंड करता है कि सिंगल बॉन्ड करेक्टर और डबल बॉन्ड करेक्टर का क्या सीन है। फिर प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर के कारण भी बॉन्ड लेंथ अफेक्ट होता है ना। जैसे आपसे बोला जाए OO बॉन्ड लेंथ कंपेयर करो H2O2 और F2O2 में, H2O2 F2O2 दोनों में OO बॉन्ड लेंथ है ना। इसको याद कर लेना है, पहली बात तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, बार बार आता है ना। तो H2O2 में OO बॉन्ड लेंथ बड़ा होता है एज कंपेयर टू F2O2। याद कर लो इसको, है ना। डेटा याद करो मत करो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन ये ऑर्डर तो याद करो। H2O2 में OO बॉन्ड लेंथ बड़ा होता है। ध्यान से देखना, रिपल्शन तो यहां भी है, OO रिपल्शन, OO क्या लोन पेयर का रिपल्शन तो यहां भी है। इसमें क्या हो रहा है? एडिशनल फ्लोरीन भी है, तो फ्लोरीन इसको धक्का मार रहा है, ये इधर से धक्का मार रहा है, तो ये बॉन्ड लेंथ क्या होगा? रिलेटिवली छोटा हो जाएगा। इसके और भी बहुत सारे तरीके हैं समझाने के, है ना, लेकिन अपने को वो उस पर जाना नहीं है। अपने को क्या चाहिए? ऑर्डर चाहिए, ऑर्डर ही पूछता है स्ट्रेट। तो ध्यान रखना है H2O2 का बॉन्ड लेंथ O2F2 से ज्यादा होता है। ठीक है। दूसरा आपसे पूछा जाए NF बॉन्ड लेंथ, NF3 में जो हम उम्मीद करते हैं उससे ज्यादा होता है। NF3 में नाइट्रोजन और फ्लोरीन का जो बॉन्ड लेंथ है हमारे एक्सपेक्टेशन से ज्यादा। एक्सपेक्टेशन क्या मतलब है? एक्सपेक्टेशन मतलब कैलकुलेशन मतलब क्या? हमने बॉन्ड लेंथ कंपेयर करने का तरीका देखा था ना, रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ बी माइनस 0.09 डेल्टा EN, यह था ना। तो भाई रेडियस ऑफ एन, कोवेलेंट रेडियस ऑफ एन प्लस कोवेलेंट रेडियस ऑफ एफ फाइंड आउट कर लिया, है ना, प्लस 0.09 इंटू डेल्टा EN लगाया तो कुछ वैल्यू आती होगी। जब एक्सपेरिमेंटली पाया गया तो NF का जो बॉन्ड लेंथ था NF3 में वो उस वैल्यू से ज्यादा आई। मतलब हम उम्मीद कर रहे थे जो
वो ना करके उससे ज्यादा आया प्रैक्टिकली, ठीक है ना। इसका रीजन क्या होगा, लोन पेयर रिपल्शन। भाई नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर और फ्लोरीन के पास भी लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर रिपल्शन के कारण ये बॉन्ड लेंथ क्या होता है, बड़ा हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूले से जो आंसर आएगा और जो हम एक्सपेरिमेंट से निकालेंगे दोनों में डिफरेंस आएगा। रीजन इसका दिया गया है क्या, लोन पेयर रिपल्शन, है ना। तो बॉन्ड लेंथ में कोई बहुत नई बात नहीं थी, कोई ऐसा बहुत ऑर्डर नहीं कि इस ऑर्डर में ही चेक करना है। डिपेंडिंग ऑन की क्वेश्चन किस बेसिस पे दिया गया है, आप वो वाला फैक्टर अप्लाई करके आंसर निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो बॉन्ड लेंथ, यही सारे पैरामीटर्स, मतलब दिमाग में ये रहना चाहिए कि बॉन्ड लेंथ पूछा जाए तो आपको क्या क्या कंपैरिजन करना है, क्या क्या चीजों को दिमाग में रखना है। तो कुछ चेक पॉइंट्स थे दिमाग में जो हमने रखा, 7 पॉइंट्स थे, वो 7 पॉइंट आपके दिमाग में चल रही है, इस बेसिस पे है या इस बेसिस पे या इस बेसिस पे, किस बेसिस पे, बस उसके अगर वो बातें आ गई कि भाई इन बेसिस पे बॉन्ड लेंथ डिटरमाइन होता है, हमारा काम हो जाएगा। अगर कभी बॉन्ड लेंथ का क्वेश्चन कभी कभी क्या होता है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी के हिसाब से देता है, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी के क्वेश्चन की विशेष पहचान होती है, क्या पहचान होती है, वो क्वेश्चन की क्या पहचान होती है। पहली बात तो डायटोमिक स्पीशीज ही होगा। अगर 2 से ज्यादा एटम वाला कोई स्पीशीज है तो आपको समझ जाना है कि उसका आंसर हमको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी से नहीं देना है। हमारे सिलेबस में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी सिर्फ डायटोमिक स्पीशीज का ही दिया है, समझ में आई बात। तो वहीं पे हमारा, तो अगर डायटोमिक स्पीशीज है ना, डायटोमिक स्पीशीज है तो, और उसमें अगर बॉन्ड लेंथ का क्वेश्चन है तो आप बॉन्ड ऑर्डर देखोगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी के हिसाब से, और बॉन्ड ऑर्डर का जस्ट उल्टा हो जाएगा बॉन्ड लेंथ। हाँ तो नहीं लेंगे, तो वही ना मैंने बोला, वो सब पहचान में आ जाते हैं। लेकिन पॉलीएटॉमिक आया तो आपको पता चल गया ना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी नहीं है, तो एक रेस्ट्रिक्शन तो आ गया ना कि डायटोमिक का केस ही होगा। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट इज डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट से स्ट्रेट क्वेश्चंस आते हैं, है ना। मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर है, कौन सा मॉलिक्यूल ज्यादा पोलर है, इस टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, मेजर ऑफ पोलैरिटी। अगर 2 एटम्स के बीच में ईएन डिफरेंस है तो वहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का खींचातानी होगा। तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा तो उस पर क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और दूसरे एवले पे क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। एक तरह से एक ही मॉलिक्यूल के अंदर क्या हो जाएगा, डाइपोल क्रिएट हो जाएगा, एक पॉजिटिव पोल और एक नेगेटिव पोल। ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, डाइपोल। अगर ईएन डिफरेंस नहीं है तो अपना नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, अगर ईएन डिफरेंस है तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, मतलब ये बॉन्ड हो जाएगा पोलर। मॉलिक्यूल की नहीं बोल रही हूं अभी तो मैं। अगर 2 एटम्स के बीच में ईएन डिफरेंस है तो उनके बीच का जो बॉन्ड है वो बॉन्ड कैसा हो जाएगा, पोलर। एक तरफ डेल्टा पॉजिटिव और एक तरफ डेल्टा नेगेटिव, और इसको हम क्या बोलते हैं, डाइपोल। अब कोई बॉन्ड कितना पोलर है, जैसे H और F का बॉन्ड है, H और Cl का बॉन्ड है, यहां भी ईएन डिफरेंस है, यहां भी ईएन डिफरेंस है, ये भी पोलर बॉन्ड है और ये भी पोलर बॉन्ड है। कौन सा ज्यादा पोलर है, ये ज्यादा पोलर है। कैसे मेजर किया, डेल्टा ईएन के डिफरेंस के बेसिस पे, है ना। तो वो जो मेजर ऑफ पोलैरिटी होती है, कितना पोलर है, दैट मेजर ऑफ पोलैरिटी इज कॉल्ड एज डाइपोल मोमेंट, है ना। तो डाइपोल मोमेंट इज सिंपली द मेजर ऑफ पोलैरिटी, है ना। कोई बॉन्ड कितना पोलर है उसको मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ डाइपोल मोमेंट। इसको हम इस तरह के एक एरो से दिखाते हैं, एरो का हेड और ये एरो का टेल। ये डायरेक्शन हमेशा कहां से कहां होगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। ये हमेशा इलेक्ट्रॉन फ्लो का डायरेक्शन दिखेगा, जिस डायरेक्शन में ये है मतलब इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ जा रहा है। तो एरो के हेड की तरफ डेल्टा नेगेटिव, एरो के टेल की तरफ डेल्टा पॉजिटिव होगा हमेशा, ठीक है। तो इसका डायरेक्शन कहां होगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ, और दूसरा होगा फ्रॉम एटम टू लोन पेयर। ये इंपॉर्टेंट बात है, एटम से लोन पेयर की तरफ। यानी अगर एटम ए और बी है, ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो बी से ए की तरफ, है ना। और अगर कोई एटम है जिसके पास लोन पेयर है तो एटम से लोन पेयर की तरफ। ये अगेन इंपॉर्टेंट बात है कि डाइपोल का डायरेक्शन कहां से कहां होता है, एटम से लोन पेयर की तरफ। अगर ईएन डिफरेंस है तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। अगर एक एटम और उस पर लोन पेयर है तो एटम से लोन पेयर की तरफ डाइपोल का डायरेक्शन होता है, ठीक है। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। तो जैसे वेक्टर्स को ऐड या सब्सट्रैक्ट करते हैं वैसे डाइपोल मोमेंट को भी ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इन ए पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, अगर 1 से 2 या 2 से ज्यादा एटम्स है, डाइपोल मोमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल बॉन्ड इज नोन एज बॉन्ड मोमेंट। मतलब कुछ नहीं है, कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन में टर्म, एक स्टेटमेंट लिख दिया, स्टेटमेंट में एक टर्म आ गया क्या, बॉन्ड मोमेंट।
तो बॉन्ड मोमेंट कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, डाइपोल मोमेंट ही बॉन्ड मोमेंट है। जैसे मान लो हमारे पास H2O मॉलिक्यूल है, H2O मॉलिक्यूल है, तो ओवरऑल मॉलिक्यूल तो पोलर है, तो इसमें एक OH बॉन्ड के डाइपोल मोमेंट के लिए कभी कभी क्या बोल सकते हैं, बॉन्ड मोमेंट ऑफ OH, बॉन्ड मोमेंट ऑफ OH इन H2O मॉलिक्यूल इज, यानी H2O मॉलिक्यूल में OH बॉन्ड के डाइपोल मोमेंट के लिए वर्ड क्या यूज कर सकते हैं, बॉन्ड मोमेंट, ठीक है ना। तो बॉन्ड मोमेंट इज डाइपोल मोमेंट ऑफ ए पर्टिकुलर बॉन्ड, एक पर्टिकुलर बॉन्ड के डाइपोल मोमेंट के लिए कभी कभी बॉन्ड मोमेंट वर्ड भी यूज करते हैं, है ना। तो इन ए पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल डाइपोल मोमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल बॉन्ड इज आल्सो नोन एज बॉन्ड मोमेंट, ठीक है। तो हमारे पास अगर ऐसा एक मॉलिक्यूल है AB2, तो ये एक बॉन्ड मोमेंट है, ये दूसरा बॉन्ड मोमेंट है। अगर मॉलिक्यूल में दो बॉन्ड्स हैं और दोनों बॉन्ड्स इंडिविजुअली पोलर हैं, ये भी पोलर है और ये भी पोलर है, तो दो बॉन्ड्स हैं और दोनों बॉन्ड्स पोलर हैं, तो मॉलिक्यूल भी पोलर होगा ये जरूरी नहीं है। अगर वो दोनों बॉन्ड्स के जो बॉन्ड मोमेंट है वो इक्वल एंड अपोजिट होंगे तो नेट मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, नॉन पोलर। मतलब किसी मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड के पोलर होने से ये जरूरी नहीं है कि वो मॉलिक्यूल भी पोलर हो। सिमिलरली अगर कोई ओवरऑल मॉलिक्यूल नॉन पोलर है तो ये जरूरी नहीं कि उसके अंदर सारे बॉन्ड्स भी नॉन पोलर हो। किसी मॉलिक्यूल के अंदर बहुत सारे पोलर बॉन्ड्स होने के बाद भी नेट मॉलिक्यूल क्या हो सकता है, नॉन पोलर। क्यों, क्योंकि सारे बॉन्ड्स एक दूसरे के डाइपोल को क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं। तो इस मॉलिक्यूल में दो पोलर बॉन्ड्स होने के बाद भी ये मॉलिक्यूल ओवरऑल क्या है, नॉन पोलर है ना। तो बॉन्ड मोमेंट AB का क्या है, नॉन जीरो, लेकिन पूरे मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट क्या है, जीरो। क्यों, क्योंकि इसका डाइपोल इधर, इसका डाइपोल इधर, नेट डाइपोल मोमेंट जीरो, ठीक है। और दूसरा केस ये ले लिया, यहाँ पे XY बॉन्ड का बॉन्ड मोमेंट नॉन जीरो और पूरे मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट भी नॉन जीरो। समझ में आई बात। यानी सीधा सीधा जो मैं यहाँ बताने की कोशिश कर रही हूं कि अगर आपसे बोला जाए अ मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर, मतलब उसका नेट डाइपोल मोमेंट क्या है, जीरो। तो नेट डाइपोल मोमेंट होने जीरो होने के दो कंडीशंस हो सकते हैं, एक तो उसमें कोई बॉन्ड पोलर हो ही नहीं, ऑल बॉन्ड्स आर नॉन पोलर, और दूसरा उसमें पोलर बॉन्ड्स हैं लेकिन उसकी ज्योमेट्री ऐसी है कि सारे बॉन्ड्स के डाइपोल मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे हैं, ठीक है। तो नॉन पोलर होने के दो सिचुएशंस हो सकते हैं, क्लियर। अब फॉर्मूला ऑफ डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट को मैथमेटिकली कैसे फाइंड आउट करते हैं, Q इंटू L। Q क्या है, चार्ज ऑन एनी वन पोल, किसी भी एक पोल पे पॉजिटिव या नेगेटिव किसी भी एक पोल पे जो चार्ज है वो, इनटू डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स, यानी बॉन्ड लेंथ। डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स मतलब क्या, बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ को पार्शियल पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज जो आ रहा है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट की यूनिट क्या होगी, डिबाई, या फिर ESU सेंटीमीटर, ESU सेंटीमीटर, या फिर कूलम्ब मीटर, है ना। इसका ऐसा यूनिट कूलम्ब, ये मीटर, ये ESU, ये सेंटीमीटर, या फिर डिबाई, है ना। अब ऐसा यहां पे नहीं होता है कि कूलम्ब मीटर को ही डिबाई बोलते हैं। नॉर्मली क्या होता है, जैसे फिजिक्स में फोर्स का फॉर्मूला या प्रेशर का न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये क्या है आपका फोर्स का, सॉरी प्रेशर का फॉर्मूला है ना। तो उसी के लिए स्पेशल यूनिट आ गई, ठीक है। तो ऐसा हर बार नहीं होता, बहुत बार क्या होता है जो SI यूनिट का जो टर्म होता है उसी के लिए एक स्पेशल यूनिट दे देते हैं, है ना, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है। यानी यहाँ पे जो डिबाई है और जो कूलम मीटर है वो सेम, हाँ न्यूटन ही एग्जाम्पल है, ठीक है ना। यहाँ पे कूलम मीटर और डिबाई जो है वो सेम नहीं है। कूलम मीटर और डिबाई का कन्वर्जन यूनिट है वो याद रखना है। 1 डिबाई इज इक्वल टू 3.33 इंटू 10⁻30 कूलम मीटर। 1 डिबाई इज इक्वल टू 3.33 इंटू 10⁻30 कूलम मीटर। ये कन्वर्जन्स कभी कभी काम आ सकते हैं, बहुत कम, है ना। केमिस्ट्री में तो नहीं आएंगे, फिजिक्स में शायद आ जाए, नहीं आते। केमिस्ट्री में कभी क्वेश्चन बन सकता है डाइपोल मोमेंट पे। आपको क्या होगा कि मैं बताती हूँ कैसा क्वेश्चन होगा, है ना। मोस्टली आपको इस वाली यूनिट से काम चलाना होता है वैसे, है ना। 1 डिबाई इक्वल टू 10⁻18 ESU सेंटीमीटर, ये यूनिट से काम चल जाता है ना। 1 डिबाई इक्वल टू 10⁻18 ESU सेंटीमीटर, ये कन्वर्जन से आपका काम मोस्टली चल जाता है। तो आप इसको ही दिमाग में रखेंगे तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है, फॉर कन्वर्जन सेक, ठीक है। नेट डाइपोल मोमेंट निकालना है, कैसे निकालेंगे, रूट ऑफ μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 cos थीटा। जैसे डाइपोल्स ऐड होते हैं, थीटा की वैल्यू अगर 60 डिग्री है तो नेट डाइपोल मोमेंट कितना आएगा,
√3x आ जाएगा ना। थीटा की वैल्यू यहाँ पे आ गया √3x, यहाँ पे नेट डाइपोल मोमेंट अगर 90 डिग्री है तो √2x, ठीक है। फिर अगर 120 डिग्री है तो 120 डिग्री है तो थीटा की वैल्यू x, और अगर 180 डिग्री है तो 180 डिग्री है तो 0, 180 डिग्री है तो थीटा की वैल्यू 0। मतलब हम क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ रही है नेट डाइपोल मोमेंट कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है? थीटा की वैल्यू बढ़ रही है, डाइपोल मोमेंट कम हो रहा है। यानी दो डाइपोल्स के बीच में जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ेगी, एंगल बढ़ेगा, डाइपोल मोमेंट क्या होगा, कैंसिल आउट होता जाएगा, और 180 डिग्री पे डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, सो डाइपोल मोमेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा, है ना। बिल्कुल वेक्टर की तरह ऐड करना है, √μ1² + μ2² + 2μ1 μ2 cos थीटा की वैल्यू लगाते जाओगे, यू विल गेट द वैल्यूज। ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ म्यू कैसे डिटरमाइन करना है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल मतलब दो एटम है। अगर दो एटम है और अगर वो मॉलिक्यूल में दो एटम मतलब क्या, एक बॉन्ड होगा, एक बॉन्ड होगा तो अगर वो बॉन्ड पोलर होगा तो मॉलिक्यूल पोलर, अगर वो बॉन्ड नॉन पोलर होगा तो मॉलिक्यूल भी नॉन पोलर। यानी यहाँ पे बॉन्ड मोमेंट और डाइपोल मोमेंट क्या हो गया, एक ही बात हो गया, एक ही बॉन्ड है, तो अगर पोलर होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ठीक है। अब अगर डाई एटॉमिक और होमो एटॉमिक है तो नॉन पोलर, और डाई एटॉमिक में हेट्रो एटॉमिक है तो हमेशा पोलर होगा। अगर हेट्रो एटॉमिक दो ही एटम है और डिफरेंट एटम्स है तो हमेशा क्या होगा, पोलर ही होगा। भले ईएन डिफरेंस कम है तो थोड़ा बहुत पोलर होगा, लेकिन पोलर तो होगा, है ना। और एक तो केस हो गया डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल का। डाई एटॉमिक के अलावा अगर पॉली एटॉमिक हो गया, पॉली एटॉमिक हो गया मतलब एक से ज्यादा एटम्स हो गए, अगर दो से ज्यादा एटम्स हो गए यानी एक से ज्यादा बॉन्ड हो गए, तो अगर एक से ज्यादा बॉन्ड हो गए तो वहां पे ओवरऑल मॉलिक्यूल की पोलैरिटी और इंडिविजुअल बॉन्ड्स की पोलैरिटी दो अलग अलग बात हो गई। इंडिविजुअल बॉन्ड्स पोलर होने के बाद मॉलिक्यूल नॉन पोलर हो सकता है, इंडिविजुअल बॉन्ड्स नॉन पोलर होंगे तो मॉलिक्यूल नहीं हो सकता है, इंडिविजुअल बॉन्ड्स नॉन पोलर होंगे तो मॉलिक्यूल हमेशा नॉन पोलर ही रहेगा। ठीक है ना, चलो हाँ ऑब्वियसली सारे इंडिविजुअल बॉन्ड्स नॉन पोलर होंगे तो मॉलिक्यूल नॉन पोलर ही होगा, लेकिन इंडिविजुअल बॉन्ड्स पोलर होंगे तो मॉलिक्यूल पोलर हो ये जरूरी नहीं है, नॉन पोलर हो सकता है। ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट, HF, HCl, HBr, HI। सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट HF का, सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट HF का। क्यों भाई, EN डिफरेंस, EN डिफरेंस HF में ज्यादा है। दो चीजें हैं, एक तो डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव यानी चार्ज, और दूसरा क्या, डिस्टेंस। नॉर्मली कौन सा फैक्टर डोमिनेट करता है, चार्ज फैक्टर डोमिनेट करता है। नॉर्मली चार्ज फैक्टर डोमिनेट्स, तो भाई अगर डिस्टेंस की बात करें तो HI ज्यादा होना चाहिए, और चार्ज की बात करें तो HF ज्यादा होना चाहिए। नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, चार्ज फैक्टर डोमिनेटिंग होता है, इसलिए HF का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है। ठीक है, HF का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है, अगर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है, ध्यान से देखना, अब ये इंपॉर्टेंट सेक्शन पे आए, मेन बात तो ये बात पढ़नी थी अपने। इफ मॉलिक्यूल इज पॉली एटॉमिक मतलब एक से ज्यादा, मतलब दो से ज्यादा एटम्स है एक्चुअली, मतलब बॉन्ड्स हमारे पास दो या तीन या चार ऐसे हों, है ना। उस केस में मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का क्या मतलब हुआ, मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल होने का मतलब, अगर सीधे सीधे बोले मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल होने का मतलब उसके पास कोई लोन पेयर नहीं है और उसमें सराउंडिंग एटम्स क्या है, सेम। कोई लोन पेयर नहीं है और सराउंडिंग एटम सेम है तो मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल। ये हमेशा सही है। अगर मॉलिक्यूल में कोई लोन पेयर नहीं है और सारे सराउंडिंग एटम सेम है तो वो मॉलिक्यूल हमेशा क्या होगा, सिमेट्रिकल, उसमें अनसिमेट्रिकल होने का कोई चांस नहीं है। ठीक है, लेकिन इसके बाहर कंडीशन से भी मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल हो सकता है। अगर कोई मॉलिक्यूल में कोई लोन पेयर नहीं है और सारे सराउंडिंग एटम सेम है तब तो वो 100% सिमेट्रिकल है ना। पर ऐसा नहीं है कि इस ग्रुप में जो नहीं आया वो सिमेट्रिकल नहीं हो सकता है, इस पैरामीटर में जो नहीं आया वो भी सिमेट्रिकल हो सकता है ना। पर ये एक ब्रैकेट है, ये हमेशा सिमेट्रिकल होगा। बाकी इसके बाहर होकर के भी सिमेट्रिकल कैसे होगा, भी एग्जांपल्स देख लेंगे अपन। ठीक है ना, तो अगर किसी मॉलिक्यूल में कोई लोन पेयर नहीं है और सारे सराउंडिंग एटम सेम है तो पक्का सिमेट्रिकल होगा। ठीक है, अब अगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है तो उसका नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगा, 0। मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है तो उसका नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगा, 0। भले इंडिविजुअल बॉन्ड के डाइपोल मोमेंट 0 ना हो, लेकिन मॉलिक्यूल ओवरऑल क्या होगा, नॉन पोलर। जैसे Ab2 टाइप कोई मॉलिक्यूल है, ध्यान से देखना, मैं बोलूं Ab2 टाइप कोई सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल मतलब मैं क्या बोल रही हूं कि इस पे लोन पेयर 0 है,
लोन पेयर 0 है। तो लोन पेयर 0 है, कोई AB2 टाइप मॉलिक्यूल जिसपे लोन पेयर 0 है तो इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp। हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp। हाइब्रिडेशन sp हो गया, मतलब मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? लीनियर नेट डाइपोल मोमेंट 0। एग्जांपल BeCl2, BeCl2 जैसे CO2। ठीक है ना, समझ आ गई बात? BeCl2 या CO2 ले सकते हैं, ठीक है, C2H2 भी ले सकते हैं। नेक्स्ट AB3 टाइप कोई मॉलिक्यूल जो मैं बोल रही हूँ सिमेट्रिकल है, मतलब इस ब्रैकेट में आए, लोन पेयर नहीं है और सराउंडिंग एटम सेम है, जैसे SO3, जैसे BF3, है ना। BF3 में SO3 में इंडिविजुअल बॉन्ड्स क्या है? पोलर है, लेकिन नेट डाइपोल मोमेंट 0 है ना। BF3 में नेट डाइपोल मोमेंट 0 है। कैसे आया नेट डाइपोल मोमेंट 0? भाई इन दोनों का अगर इसके बराबर आ जाएगा, निकालेंगे, मान लो इसका इंडिविजुअल का x है, इसका x है, इसका x है, तो 120 डिग्री पे जो रिजल्टेंट होगा वो भी क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। x एंड x इक्वल अपोजिट कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो 120 डिग्री पे अगर 3 बॉन्ड्स हैं तो उनका नेट डाइपोल मोमेंट क्या आ जाएगा? 0। तो मॉलिक्यूल अगर सिमेट्रिकल है तो वो हमेशा क्या हो जाएगा? नॉन पोलर, नेट डाइपोल मोमेंट उसका 0। SO3 हो गया, BF3 हो गया। नेक्स्ट AB4 टाइप मॉलिक्यूल, AB4 टाइप मतलब हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा? sp3, लोन पेयर तो है ही नहीं, तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा? sp3 जैसे CH4, CF4, है ना, सारे बॉन्ड्स क्या हैं? बिल्कुल आइडेंटिकल। SiF4 ये सब क्या हो जाएंगे आपके? CCl4 ये सब क्या हो जाएंगे? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। देन AB5 बिना लोन पेयर के, मतलब sp3d। sp3d है, ध्यान से देखना, sp3d है, मान लो PCl5 हमने ले लिया, कुछ इस तरह का ज्योमेट्री। तीनों क्लोरीन जो सेम प्लेन में है वो एक दूसरे के डाइपोल को कैंसिल कर देंगे और ऊपर और नीचे वाला एक दूसरे को डाइपोल को कैंसिल कर देगा, है ना। तो PCl5। अब मुझे यहां पे आप सोच के बता दो कि क्या इस हाइब्रिडाइजेशन में कोई ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें लोन पेयर तो ना हो लेकिन सराउंडिंग एटम डिफरेंट हो फिर भी वो सिमेट्रिकल हो जाए? PCl3F2, PCl3F2। मैंने क्या बोला कि अगर किसी मॉलिक्यूल में, ध्यान सुनो, अगर किसी मॉलिक्यूल में सारे सराउंडिंग एटम सेम है और लोन पेयर नहीं है तब तो पक्का सिमेट्रिकल होगा। लेकिन इस ब्रैकेट के बाहर दो क्लॉजेस आपको मना कर रहे थे हम, क्या? कि सारे सराउंडिंग एटम भी सेम हो, लोन पेयर नहीं है। अब दो डिफरेंट क्लॉजेस, कोई ऐसा केस जिसमें लोन पेयर तो ना हो लेकिन सराउंडिंग एटम सेम ना हो, कोई ऐसा केस जिसमें सराउंडिंग एटम सेम हो और लोन पेयर भी हो, वो भी सिमेट्रिकल हो जाए। ये दो चीजों को हमें रूल आउट करना है ना। तो अभी मैं बोल रही हूं कि इस ज्योमेट्री के साथ कोई ऐसा केस जिसमें लोन पेयर तो नहीं है लेकिन सराउंडिंग एटम सारे सेम नहीं है फिर भी वो सिमेट्रिकल हो जाए। तो मैंने क्या बोला कि ये तीन जो सेम प्लेन वाले हैं ये एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, ये जो दो ऊपर नीचे वाले ये एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। तो ये दोनों अगर सेम हो जाए जैसे दोनों क्लोरीन हो जाए, और ये तीनों अगर सेम हो जाए जैसे तीनों क्लोरीन हो जाए, तो ये तीनों क्लोरीन एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये ऊपर और ये नीचे एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो सराउंडिंग एटम डिफरेंट होने के बाद भी मॉलिक्यूल कैसा हो गया? सिमेट्रिकल। तो ये भी क्या हो जाएगा? नॉन पोलर। इंडिविजुअल बॉन्ड्स पोलर है लेकिन मॉलिक्यूल कैसा है? नॉन पोलर। तो ओवरऑल कोई मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर है ये किस बात पर डिपेंड कर रहा है? हमारे इस बात के नॉलेज पे कि ये जो मॉलिक्यूल है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, उसके बेसिस पे हमने ज्योमेट्री प्लॉट की और उसके बाद हमने ग्रुप्स को प्रॉपर जगह पे लगा दिया, फिर हमको दिख जाएगा कि मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर। ठीक है ना। तो सिमेट्रिकल होने के लिए हर बार लोन पेयर का एब्सेंस होना और सराउंडिंग एटम का सेम होना जरूरी नहीं होता है। ठीक है। AB6 टाइप ज्योमेट्री, SF6 ले लिया हमने, है ना। sp3d2, sp3d2 विदाउट लोन पेयर एंड ऑल ग्रुप्स आइडेंटिकल्स, है ना। अब बताओ sp3d2 ज्योमेट्री में, sp3d2 ज्योमेट्री में कोई ऐसा केस जो सराउंडिंग एटम आपके डिफरेंट हो फिर भी वो क्या हो जाए? XeO2F4। सराउंडिंग एटम डिफरेंट हो फिर भी वो क्या हो जाए? नॉन पोलर। XeO2F4, Xe चारों F हो गए यहां पे और 2 O हो गए, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल, ये कैंसिल। इवन यहां पे 2 क्लोरीन लगा दो,
ये दोनों सॉरी एक एक क्लोरीन है, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल। समझ आ गई बात? मतलब कुल मिला के आपको क्या देखना है, सिमेट्री तो देखनी है। ये इसको कैंसिल कर दे, ये इसको कैंसिल कर दे, ये इसको कैंसिल कर दे। क्या कोई ऐसा केस भी हो सकता है जिसमें लोन पेयर हो सकता है, 4 ग्रुप हो जाए सेम और 2 लोन पेयर हो जाए, XeF4 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 में सेंट्रल एटम पे लोन पेयर है, फिर भी ये सिमेट्रिकल है। समझ आ गई बात? मेरे ख्याल से फील आ गया हम क्या करना चाह रहे हैं। मॉलिक्यूल में बॉन्ड्स पोलर होने के बाद भी मॉलिक्यूल नॉन पोलर हो सकता है। आपको बस क्या देखना है, नेट डाइपोल मोमेंट्स कैंसिल आउट हो जाएं। तो आपको क्या करना है, पहले हाइब्रिडाइजेशन से ज्योमेट्री प्लान करनी है। ज्योमेट्री प्लान करने के बाद जो ग्रुप्स हैं उनको वहां पर अरेंज कर देना है, चेक कर लेना है सारे डाइपोल्स कैंसिल हो रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो हमने एक ब्रैकेट बनाया था जिसमें बोला था नो लोन पेयर एंड सराउंडिंग एटम सेम, ये बोला था। ये तो पक्का सिमेट्रिकल है, लेकिन इसके बाहर भी सिमेट्रिकल हो सकते हैं। और अगर सिमेट्रिकल है किसी भी कारण से, चाहे इस ब्रैकेट के अंदर का ग्रुप हो, चाहे इस ब्रैकेट के बाहर का कंपाउंड हो, अगर सिमेट्रिकल है तो वो क्या हो जाएगा, नॉन पोलर। समझ आ गई बात? ठीक है। दूसरा, इफ मॉलिक्यूल इज नॉट सिमेट्रिक, मॉलिक्यूल नॉट सिमेट्रिक है। नॉट सिमेट्रिक का क्या केस था, वही या तो लोन पेयर हो और या तो सराउंडिंग एटम डिफरेंट हो। तो वो नॉन सिमेट्रिक जनरली मानते हैं, पर उसमें मैंने बता दिया कौन कौन से केसेस है जो उसमें भी सिमेट्रिकल हो सकते हैं। ठीक है, जैसे यानी ये वाला केस हमेशा सही नहीं है, इसमें ग्रुप्स रखने के बाद आपको चेक करना पड़ेगा, इसमें आपको चेक करना पड़ेगा। जैसे SO2 सिमेट्रिकल या नॉन सिमेट्रिकल? नॉन सिमेट्रिकल है। क्यों भाई? लोन पेयर हैं और सराउंडिंग एटम तो सेम है, लेकिन वो एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पा रहे हैं, तो ये मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, पोलर। O3 लोन पेयर है कि सराउंडिंग एटम डिफरेंट है? लोन पेयर है। ऑक्सीजन एक सेंट्रल एटम है और 2 सराउंडिंग ऑक्सीजन एटम है, ऑक्सीजन पे एक लोन पेयर भी प्रेजेंट है, तो ये लोन पेयर का केस है। ये मॉलिक्यूल का शेप कैसा है O3 का, लीनियर या बेंट? बेंट शेप है। और SO2 भी बेंट शेप है। ठीक है। H2O सराउंडिंग एटम सेम है लेकिन लोन पेयर है, लोन पेयर होने के कारण ये भी क्या है, बेंट है। डाइपोल्स कैंसिल नहीं हो रहे हैं, मतलब ये क्या है, नॉन सिमेट्रिकल पोलर मॉलिक्यूल है। ठीक है। NH3 लोन पेयर है, सराउंडिंग एटम सेम है, लेकिन लोन पेयर होने के कारण क्या है, अनसिमेट्रिकल है। ठीक है, पिरामिडल शेप है। ठीक है, तो यहाँ पर डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा। ठीक है। NF3 अगेन डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा। किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा, NH3 का या NF3 का? NH3 का ज्यादा। NH3 का डाइपोल मोमेंट या NF3 का? NH3 का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है ना। NH3 का डाइपोल मोमेंट, NH3 का डाइपोल मोमेंट NF3 के डाइपोल मोमेंट से ज्यादा है। देखने में दोनों का ज्योमेट्री तो एक जैसा ही है, पिरामिडल, ये भी पिरामिडल है ना। डाइपोल मोमेंट की बात करें, नाइट्रोजन हाइड्रोजन में नाइट्रोजन का ज्यादा है EN वैल्यू, और ये एटम से लोन पेयर की तरफ, सब ऊपर की तरफ। इसमें क्या हो गया, ये तीनों नीचे की तरफ और ये ऊपर की तरफ, तो इसका नेट डाइपोल मोमेंट क्या होता है, कम होता है ना। एक बार को देखने में लगता है NF3 का ज्यादा होना चाहिए, फ्लोरीन बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, लेकिन NF3 का डाइपोल मोमेंट NH3 से कम होता है। अगेन ये पूछा जाता है बार बार। ठीक है, NH3 का डाइपोल मोमेंट ज्यादा, NF3 का कम। CH3F, CH3Cl, Br और CH3Cl, ये मॉलिक्यूल में लोन पेयर नहीं है, लेकिन सराउंडिंग एटम डिफरेंट है, इसलिए सारे क्या है, अनसिमेट्रिकल हैं। ये सब अनसिमेट्रिकल है ना। ये भी सारे क्या है, अनसिमेट्रिकल है, और ये भी सारे क्या है, अनसिमेट्रिकल है। इनमें प्रॉब्लम कहाँ है कि लोन पेयर नहीं है लेकिन सराउंडिंग एटम डिफरेंट है, इसलिए सारे क्या है, अनसिमेट्रिकल है। हाँ बोलो। XeF4 को आप नॉन पोलर कहोगे या सिमेट्रिकल, या दोनों? नॉन पोलर भी बोलूंगी, सिमेट्रिकल भी बोलूंगी। हाँ बिल्कुल। तो अगर AB4 है, या सॉरी हाँ AB4 है, वो सिमेट्रिकल है, तो ये देख के हम ये नहीं बता सकते कि उसमें लोन पेयर 0 है, और नहीं बता सकते हैं। AB4 एक वो वाला भी ज्योमेट्री हो सकता है ना, कौन सा, सीसॉ, सीसॉ भी तो हो सकता है। AB4 SF4, तो वो क्या हो गया, नॉन सिमेट्रिकल। तुमने बोला है AB4, तो AB4 सिमेट्रिकल है नहीं, अगर मैं मतलब मैं आप कह रहे हो AB4 सिमेट्रिकल है, ठीक है, कह दो, मैं कह रहा हूँ AB4 सिमेट्रिकल, ठीक है। तो इस
फैक्ट से ये नहीं बता सकते ना कि इसमें लोन पेयर नहीं। हाँ बिल्कुल नहीं बता सकते हैं, लोन पेयर हो सकता है ना, स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री। एग्जांपल डिस्कस कर रहे थे तो आपने कहा था कि अगर ऐसा है तो उस केस में तो मैंने क्या बोला था, वो सारे केसेस लिए थे शुरू में मैंने जिसमें लोन पेयर भी नहीं था और सराउंडिंग एटम सेम थे। मैंने बोल ही दिया था कि बिना लोन पेयर वाला है, ठीक है, वहां पे मैंने बोल दिया था कि बिना लोन पेयर वाले केसेस हैं सारे, ठीक है। लेकिन AB4 हमेशा सिमेट्रिकल होगा ये जरूरी नहीं है, इसमें सीशॉ भी आ सकता है, ठीक है ना, एक लोन पेयर वाला केस भी आ सकता है, दो लोन पेयर वाला केस होगा। टेट्रा AB4 मतलब क्या, टेट्राहेड्रल ही होगा, उससे ज्यादा तो हो नहीं सकता। तो या तो ये sp3 होगा, या तो ये sp3d होगा, या तो ये sp3d2 होगा, यही तो हो सकता है, और कुछ नहीं हो सकता इसके अलावा। तो sp3 हुआ या sp3d2 हुआ, तब तो ये क्या होगा, सिमेट्रिकल। sp3 हुआ, चारों बॉन्ड है, लोन पेयर है नहीं, इसलिए सिमेट्रिकल। sp3d2 है, चार बॉन्ड है, दो लोन पेयर है, तो लोन पेयर ऊपर नीचे चला जाएगा, इसलिए सिमेट्रिकल। लेकिन sp3d है, तो चार बॉन्ड है और एक लोन पेयर, मतलब ट्राइगोनल बाई पिरामिडल में एक लोन पेयर, मतलब ये सिमेट्रिकल नहीं होगा। समझ में आ गई बात। तो आपको ऐसा क्वेश्चन दे सकता है, ध्यान से देखना, AB4 टाइप मॉलिक्यूल, आपका ऐसा क्वेश्चन हो सकता है, और AB4 टाइप मॉलिक्यूल विच इज पोलर, AB4 टाइप मॉलिक्यूल विच इज पोलर, तो आपको समझ जाना है AB4 टाइप मॉलिक्यूल है, यही चांसेस है, ये नॉन पोलर है, ये नॉन पोलर है, बस यही पोलर है। तो आपको ऑप्शंस में क्या चेक करना होगा, कहां पे हाइब्रिडाइजेशन sp3d है, जहां पे हाइब्रिडाइजेशन sp3d है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बात, इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। वही वाला बात हो गई जो मैंने अभी बताया, कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जहां लोन पेयर है फिर भी म्यू नेट क्या है, 0, वही वाला बात हो गई XCF4 वाली, है ना, जहां पे लोन पेयर है फिर भी मॉलिक्यूल कैसा है, नॉन पोलर, ठीक है। XCF5 माइनस, लोन पेयर है फिर भी मॉलिक्यूल क्या है, नॉन पोलर, ठीक है। विच हैज ग्रेटर डायपोल मोमेंट, NH3 NF3 वाली बात हो ही गई। कंपेयर डायपोल मोमेंट ऑफ NH3 H2 HF, H2O HF फिर NH3। नहीं मैं तो अभी भी बोलूंगी HF का ज्यादा है, HF का ज्यादा है, H2O फिर NH3। ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, लेकिन मैंने तो बहुत जगह देखा, मतलब मोस्टली जगहों पे मुझे HF का ही ज्यादा दिखा है ना। थोड़ा बहुत जो डिफरेंस है कहीं 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 देते हैं कि H2O का ज्यादा होता है, की बात आती है ना शायद कि उसका बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है, पहली बात तो बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन आपके लेवल पे मैं फिर भी बोलूंगी, एनसीईआरटी में तो है नहीं है कहीं। एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से कहता है कि H2O का ज्यादा, और बॉइलिंग पॉइंट में भी क्या? पॉइंट में भी H2O का ज्यादा होता है, HF का कम होता है। ये रहा सामने सवाल, क्या? क्वेश्चन। वो सवाल पे तो, वो सवाल की बात नहीं करी, इसका डाटा कहीं देखे हो, एनसीईआरटी में इसका कहीं डेटा नहीं है ना, मेरे हिसाब से। हाँ आपके टेस्ट वगैरह में आते हैं मेरे हिसाब से, लेकिन फिर भी अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो हमें HF को ही कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत जगह HF को भी देखा हुआ है ना, बहुत सारी जगहों पे HF को भी देखा हुआ है, लेकिन कोई बहुत ऑथेंटिक सोर्स नहीं मिल रहा है जिससे मैं आपको एकदम कंफर्म बोल सकूं। हाँ बॉइलिंग पॉइंट के लिए हम लोग पहले देखते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो बॉइलिंग पॉइंट यहाँ डायपोल मोमेंट की बात हो रही है। मोमेंट देखते हैं। हाँ जब बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तो डायपोल मोमेंट की ज्यादा होनी चाहिए ना। हाँ मतलब H2O का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, ये तो कंफर्म है, तो उस हिसाब से डायपोल मोमेंट भी ज्यादा होना चाहिए। कह सकते हैं, लेकिन दोनों का डायपोल मोमेंट में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस था, बहुत स्लाइट डिफरेंस होता है, मतलब ये एक्चुअली हाँ, फिर भी H2O का होता तो है ना, H2O लेकिन वो भी हर जगह अलग अलग दिखता है, कहीं भी एक जैसा मुझे, मतलब मैं 10 जगह खोजूंगी तो मुझे 5 जगह ऐसा 5 जगह ऐसा मिलेगा। योगा करके देख। हाँ? क्या हुआ? नहीं वो तो H2O का ज्यादा बताते हैं, इसलिए तो मैं पहले ही बोल दी। HF ही दिखता है, लेकिन मेरे हिसाब से फिर भी अगर आपके लेवल पे आता है एग्जाम में तो आपको HF को ही मार्क करना चाहिए, क्योंकि आपके लेवल पे इसमें HF, जैसे आपके लेवल की अगर बात करें क्लास 12 के लेवल की बात, तो उसमें क्या देखना है, हमें EN डिफरेंस देखना है, ये सिखाया जाता है। एनटीए तो लेकिन एलएनपी आंसर भी मानता है, एकदम परफेक्ट एलएनपी। नहीं बहुत बार कंट्रोवर्सी भी होती है। फिर भी मोस्टली आंसर्स उन्हीं के सही होते हैं ऐसा, क्योंकि अनअकैडमी तो वैसे भी क्या अलग ही है, मतलब अनअकैडमी में भी 4-5 क्वेश्चन का डिफरेंस आया। इनडायरेक्टली चीजें चल रही हैं आपको कन्विंस करने की कि आप H2O से ज्यादा मान लें। मैं मान लूं? मैं नहीं मान रही हूँ, लेकिन
ना, मैंने ये डेटा भी कहीं से लिखा ही है देख के, है ना। मैंने मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, और डाटा भी मतलब 4 जगह खोजोगे तो 4 जगह डाटा भी देते हैं अलग अलग, कहीं कहीं 1.72 1.78 ऐसा डाटा देते हैं जो बहुत कम डिफरेंस का है ना। तो इसलिए मुझे, क्योंकि बहुत ज्यादा, मैं अभी भी इसी बात पे कन्विंस्ड हूं कि अगर आपके लेवल पे ये क्वेश्चन आता है तो हमें एचएफ मार्क करना चाहिए। इसलिए तो मैं तुमसे कुछ बोल ही नहीं रही हूँ, ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ये पक्का है। ठीक है, चलो अभी आओ, नहीं आएगा। H2O, H2S, H2SE, H2TE, किसका डायपोलमेंट ज्यादा होगा? H2O का डायपोलमेंट ज्यादा होगा। ठीक है, ये याद रखना है आपको, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे CH3Cl का डायपोलमेंट सबसे ज्यादा होता है, CH3Cl का डायपोलमेंट सबसे ज्यादा होता है, फिर CH3F का, कायदे से होना चाहिए था CH3F का ज्यादा, फिर Cl का, फिर Br का, फिर I का। पर इसको याद रखना, और ये एक्सपेक्टेड है कि आपको याद हो कि CH3Cl का डायपोलमेंट ज्यादा होता है। यहाँ पे 2 फैक्टर्स है, वही चार्ज और साइज। पर देखा गया है कि यहाँ पे साइज फैक्टर, मतलब ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है कि CH3Cl का ज्यादा है, मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पे साइज फैक्टर डोमिनेट कर रहा है। लेकिन इन जनरल आपको बताया गया है क्या, कि चार्ज फैक्टर को ही आप डोमिनेटिंग मानेंगे। ये आप एग्जाम्पल इसको याद रखेंगे। आपको बोल दिया जाए CCl4, CHCl3, CH2Cl2 और CH3Cl, इसका डायपोलमेंट, इन चारों का डायपोलमेंट कंपेयर करना है। भाई आपको पता है इसका तो कम होगा, है ना, और इसका जो है इन दोनों के बीच में होगा, है ना। बस कंफ्यूजन आपको बस इतना ही आता है कभी कभी कि इसका ज्यादा बोले या इसको ज्यादा बोले, यही तो कंफ्यूजन का मैटर है। इसका तो सबसे कम होगा 0, और इसका जब भी डायपोलमेंट होगा इन दोनों के बीच में होगा, है ना। तो आप ऐसा ध्यान रखो कि इसका 0 है तो इससे ज्यादा इसका होगा, इससे ज्यादा इसका होगा, और सबसे ज्यादा इसका होगा। ऐसे आप इसको याद रखेंगे, डायपोलमेंट बढ़ता है। ठीक है ना, ऐसा याद रखेंगे। CCl4 का 0 होता है, क्योंकि कंफ्यूजन यही आता है CHCl3 में और CH3Cl में। तो CH3Cl का डायपोलमेंट सबसे ज्यादा है, CHCl3 का कम है। आप क्या याद रखोगे, CCl4 का 0 होता है। जैसे जैसे एक एक क्लोरीन रिप्लेस होता जाएगा, डायपोलमेंट क्या होता है, बढ़ता जाता है। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। डायपोलमेंट का एप्लीकेशन शेप के प्रोडक्शन में मैंने बताया है अभी आपको, शेप कैसे प्रेडिक्ट करेंगे। जैसे आपको बोला गया कोई AB5 टाइप मॉलिक्यूल है, AB5 टाइप मॉलिक्यूल है, उसका नेट डायपोलमेंट 0 है। AB5 टाइप कोई मॉलिक्यूल है, इसका नेट डायपोलमेंट 0 है, मतलब क्या हो सकता है, ये 0 है, तो या तो TBP होगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, नेट डायपोलमेंट 0 होगा। क्या ये स्क्वायर पिरामिडल हो सकता है? AB5 टाइप मॉलिक्यूल है तो स्क्वायर पिरामिडल तो 5 बॉन्ड ही है ना, कोई स्क्वायर पिरामिडल है 5 बॉन्ड है। तो आपको समझ जाना है कि ज्योमेट्री आपको sp3d2 वाला नहीं लेना है, मतलब हाइब्रिडेशन क्या निकल के आना चाहिए, sp3d आनी चाहिए। हाइब्रिडेशन क्या निकल के आना चाहिए, sp3d। अगर कोई स्क्वायर पिरामिडल मॉलिक्यूल होगा तो वो भी तो AB5 टाइप मॉलिक्यूल होगा या नहीं, पर साथ में एक लोन पेयर भी होगा, साथ में एक लोन पेयर भी होगा, समझ में आई बात। तो अगर AB5 टाइप कोई मॉलिक्यूल और बोलना डायपोलमेंट 0 है तो क्या हो जाएगा, TBP, है ना। और AB5 टाइप कोई मॉलिक्यूल है, बोलना डायपोलमेंट नॉन 0, तब आप क्या बोलोगे, स्क्वायर पिरामिडल। अंदाजा लग रहा है, हाँ क्या, H2O का 1.85 और HF का 1.78 NCERT के टेबल में, टेबल में HF का 1.78 और H2O का 1.85, HF का 1.78 और H2O का 1.85 NCERT के टेबल में है, तो ठीक है फिर मान लो टेबल 4.5। बड़ी जीत यहाँ पे हासिल करते हुए, ठीक है, बधाई हो, वही तो मैं तो H2 ही मारता। बधाई हो। ठीक है, अब एनसीईआरटी में अगर दे दिया है तो फिर मैं कुछ बोल ही नहीं सकती हूँ, है ना। नहीं, ऑथेंटिक हो ना हो, लेकिन आपके एग्जाम के लिए वही मान्य है। ऑथेंटिक हो ना हो, आपके एग्जाम में मान्य वही है। बात था तो 2024 का सुप्रीम कोर्ट में गया था हियरिंग, उसमें तो DY चंद्रचूड़ जी ने कहा था कि एनसीईआरटी को मानना ये गलत है। नहीं, एक मिनट, वो अपडेटेड नहीं था, वो पुरानी एनसीईआरटी में वो छोड़ दो, फालतू चीजों में मत आओ।
है ना, ये सब टाइम नहीं अपने पास। मैं सीधा से ये बात बोल रही हूँ कि अगर एनसीईआरटी में डाटा दिया तो आपके एग्जाम में उसी को मानेंगे, भले किसी भी किताब में कुछ भी लिखा हो, वो मानेंगे उसी को, तो फिर नो डिस्कशन, नॉट एट ऑल ए मैटर ऑफ डिबेट। मैं उसको चेंज कर दूंगी वहां पे, ठीक है ना, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो इधर, AB5 टाइप कोई मॉलिक्यूल है, अगर म्यू 0 दे दिया मतलब TBP, और म्यू नॉन 0 दे देते हो स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। ज्योमेट्री या शेप आप इस पे कर सकते हो। AB3 टाइप कोई मॉलिक्यूल है, म्यू 0 मतलब sp2 यानी ट्राइगोनल प्लेनर, और म्यू नॉन 0 मतलब AB3 टाइप कोई मॉलिक्यूल है और म्यू नॉन 0 मतलब AB3 टाइप कोई मॉलिक्यूल है, हाँ AB3, AB2 नहीं, बेंट नहीं, AB3 है। दो लोड पे तो वो कौन सा शेप होता है? टी शेप होता है। वो कौन सा शेप होता है? टी शेप होता है। एक तो टी शेप हो गया, और पिरामिडल क्यों भूल जा रहे हो भाई तुम लोग? sp3 में एक लोन पेयर, sp3 में एक लोन पेयर लगा दो तो पिरामिडल, समझ आ गई बात? sp3 में एक लोन पेयर लगा दो तो अगर AB3 टाइप कोई मॉलिक्यूल दिया म्यू 0 मतलब ट्राइगोनल प्लेनर, sp3 टाइप मॉलिक्यूल में म्यू नॉन 0 दिया है मतलब या तो टी शेप होगा या तो पिरामिडल होगा। समझ आ रही है क्या बात? ये AB2 टाइप कोई मॉलिक्यूल है, म्यू 0 मतलब लीनियर, AB2 टाइप कोई मॉलिक्यूल है, म्यू 0 मतलब लीनियर। अच्छा लीनियर तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो सकता है? और कुछ sp भी हो सकता है और sp3d भी हो सकता है। sp3d में भी तो लीनियर शेप आता है, 3 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर, तो हाइब्रिडाइजेशन इसका sp भी हो सकता है और sp3d भी हो सकता है। ये ध्यान रखेंगे, लीनियर होने के लिए ये दोनों हाइब्रिडाइजेशन हो सकते हैं, sp3d विथ 3 लोन पेयर्स, ठीक है, क्लियर। देन जैसे फॉर एग्जांपल ICl3 माइनस, ओ सॉरी I3 माइनस, I3 माइनस, I3 माइनस या ICl2 माइनस, है ना, 7 1 8 और 2 10, ठीक है। एक आयोडीन से, 2 तो आयोडीन अटैच्ड है लीनियरली और 3 लोन पेयर से। और AB2 टाइप कोई मॉलिक्यूल जिसका म्यू नॉन 0 हो, बेंट शेप, वी शेप, एंगुलर शेप, ठीक है। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इन ए मॉलिक्यूल, किसी मॉलिक्यूल में कितना परसेंट आयनिक कैरेक्टर है? डेल्टा x प्लस 3.5, नहीं वो तो ईएन डिफरेंस के बेसिस पे ना, इससे डाइपोल, ये डाइपोल मोमेंट के बेसिस पे, डाइपोल मोमेंट के बेसिस पे आप परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकाल सकते हैं। आप समझना, म्यू कैलकुलेटेड का क्या मतलब हुआ? Q इंटू एल, ये लिखते हैं म्यू कैलकुलेटेड। तो हमने मान लिया कोई मॉलिक्यूल 100% आयनिक है, 100, जैसे ए बी मॉलिक्यूल मैंने मान लिया कि ये मॉलिक्यूल 100% आयनिक है, तो मैं बोलूंगी ए पे +1 चार्ज है और बी पे -1 चार्ज है, तो हमने क्यू मान लिया क्या? 1 यूनिट चार्ज, क्यू मान लिया 1 यूनिट चार्ज। तो इसको 1 यूनिट चार्ज करके कैलकुलेट करेंगे, मतलब 100% आयनिक होता तो इतना है, 100% अगर कोई मॉलिक्यूल आयनिक होता तो इतना उसका डाइपोल मोमेंट आना चाहिए था, पर आ इतना ही रहा है, तो ये रेशियो क्या बता देगा? परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। 100% आयनिक होता तो इतना आना चाहिए था, है ना, पर आ उतना नहीं रहा, उससे कम रहा है, तो ये क्या बता देगा? परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, इसका रेशियो बता देगा परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। तो म्यू ऑब्जर्व्ड जो एक्चुअल वैल्यू है, म्यू कैलकुलेटेड जो हमने मान के कैलकुलेट किया है कि मॉलिक्यूल 100% आयनिक है ना। जैसे अगर HCl को मैं बोलूं कि HCl ये 100% आयनिक है, मतलब HCl बॉन्ड में मुझे परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर फाइंड आउट करना है, तो मैं थोड़ी देर के लिए मान लूं कि HCl 100% आयनिक है, तो HCl 100% आयनिक है मतलब H+ और Cl-, तो अब Q क्या हो जाएगा? एक यूनिट चार्ज, है ना, तो Q रख दिया और HCl बॉन्ड की लेंथ दी होगी क्वेश्चन में, तो बॉन्ड लेंथ रख दिया आपने, तो उससे क्या आ जाएगा? म्यू कैलकुलेटेड देगा HCl को ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट इतना है, तो आपने ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट की वैल्यू रख दी और म्यू कैलकुलेटेड आपने फाइंड कर लिया Q इंटू एल से, है ना, बस हो गया काम, वो दे देगा आपको परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। समझ आ गई बात? ठीक है। यहां पे यूनिट का प्रॉब्लम आएगा, आपको बहुत बार म्यू ऑब्जर्व किस में देगा? म्यू ऑब्जर्व आपको तो डिवाई में देगा, और ये आप कैलकुलेट करोगे किस में? ESU सेंटीमीटर में कैलकुलेट कर लेना, है ना। तो रिलेशन 1 डिवाइस इक्वल टू 10⁻18 ESU सेंटीमीटर। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है ESU में? ESU में 4.8, 4.8 इंटू 10⁻10, 4.8 इंटू SI यूनिट में कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻19,
है ना, CGS यूनिट में 4.8 इंटू 10 पावर माइनस 10 ESU। ठीक है, क्लियर? तो इसलिए ESU सेंटीमीटर में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चन दिए गए, देखो जैसे इसमें दिया गया है HCl मॉलिक्यूल का ऑब्जर्व डायपोल मोमेंट दे रखा है किसमें, डिबाई में, है ना, और आपको बॉन्ड लेंथ दे रखा है आर्मस्ट्रांग में। ठीक है, तो आप क्या करोगे, HCl बॉन्ड को 100% आयनिक मान लोगे, 100% आयनिक मान लोगे, तो उसका कैलकुलेट कर लोगे डायपोल मोमेंट, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज और ये डिस्टेंस दे रखा है आपको, तो ये आ गया आपके पास क्या, कैलकुलेटेड डायपोल मोमेंट। ऑब्जर्व कैलकुलेटेड डायपोल मोमेंट, ये ESU सेंटीमीटर में हटा दोगे तो क्या आ जाएगा, डिबाई, तो डिबाई में आपको डायपोल मोमेंट आ गया, और डायपोल मोमेंट आपको डिबाई में दिया हुआ है, ये रेशियो क्या दे देगा आपको, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। समझ आ गई बात? तो आपको कन्वर्जन फैक्टर ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे ये जरूरत पड़ी, यहाँ पे डिबाई में दिया है, और यहाँ पे जो आप कैलकुलेट करोगे वो कूलम मीटर में कैलकुलेट करोगे या ESU सेंटीमीटर में कैलकुलेट करोगे। ठीक है, तो जो भी कैलकुलेट करोगे उस हिसाब से आपको या तो आप कूलम मीटर और डिबाई का कन्वर्जन याद कर लो, या तो फिर आप CGS यूनिट में चार्ज का वैल्यू याद कर लो, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का। इट इज 4.8 इंटू 10 पावर माइनस 10 ESU। ठीक है, द रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट ऑफ वाटर इज 1.85, इग्नोरिंग द इफेक्ट ऑफ लेवन पेयर कैलकुलेट डायपोल मोमेंट ऑफ ईच OH बॉन्ड। Resultant dipole moment of water is 1.85. Ignoring effect of lone pair, calculate dipole moment of each OH bond. क्या करना है आपको, लोन पेयर का इफेक्ट मानना ही नहीं है, तो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट क्या होगा भाई, ये है OH बॉन्ड, मान लो ये डायपोल मोमेंट क्या है आपका x, रिजल्टेंट की वैल्यू आपको दे रखी है, आ जाएगा क्या, है ना, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, है ना, और उधर क्या है cos थीटा की वैल्यू भी आपको दे रखी है, बस वैल्यूज डाल देनी है। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको, ये वैल्यू आपको दे रखी है रिजल्टेंट की, निकाल लेंगे। ठीक है, सिस और ट्रांसफॉर्म को डिस्टिंग्विश करना है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में। आपको बोल दिया कि 2-मिथाइल ब्यूट 2 इन, नॉन पोलर 2-मिथाइल ब्यूट 2 इन, नॉन पोलर 2-मिथाइल ब्यूट 2 इन, मतलब सिस या ट्रांस, कुछ गलत बोल दिया क्या, नहीं 2-मिथाइल नहीं, सिर्फ ब्यूट 2 इन, सिर्फ ब्यूट 2 इन, सिर्फ ब्यूट 2 इन, 2-मिथाइल ब्यूट 2 इन तो GI नहीं होगा। हाँ, नॉन पोलर ब्यूट 2 इन मतलब ट्रांसफॉर्म है, किस फॉर्म है, ट्रांसफॉर्म है, नॉन पोलर है मतलब ट्रांसफॉर्म है, और पोलर है मतलब सिस फॉर्म है। तो बहुत बार क्या होता है कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई क्वेश्चन सॉल्व कराना है तो डायरेक्ट सिस और ट्रांसफॉर्म ना लिख करके आपको पोलैरिटी के टर्म्स बता देते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो उसके बेसिस पे आप फाइंड आउट कर लोगे कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। ठीक है, सिमिलरली आपको ऐसा क्वेश्चन भी दिया जाता है, अच्छा किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होता है, सिस फॉर्म का कि ट्रांसफॉर्म का? जनरली लगाना बहुत जरूरी था। सिस का डायपोल मोमेंट हमेशा ज्यादा नहीं होता है। ट्रांस का डायपोल मोमेंट कब ज्यादा हो सकता है? जब दो अपोजिट ग्रुप्स अटैच हो, अपोजिट नेचर के ग्रुप्स अटैच्ड हो, एक तरफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच्ड हो, एक तरफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड हो, है ना। जैसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे दोनों तरफ क्लोरीन लगा दिया और एक एक हाइड्रोजन लगा दिया ऑब्वियसली, तो कौन सा फॉर्म ज्यादा, सिस या ट्रांस? सिस का डायपोल मोमेंट ज्यादा है। लेकिन यहीं पे क्लोरीन की जगह CH3 लगा दिया, अब इसके ट्रांसफॉर्म की डायपोल मोमेंट ज्यादा हो जाएगी क्योंकि नेट डायपोल सेम डायरेक्शन में जा रहा है, और इसके सिस फॉर्म का डायपोल मोमेंट कम हो जाएगा। तो हर बार ट्रांसफॉर्म नॉन पोलर हो ये जरूरी नहीं है, या ट्रांसफॉर्म का डायपोल मोमेंट कम हो ये जरूरी नहीं है। तो आपको क्वेश्चन ऐसा भी बोल सकता है 1 2 3 1 क्लोरोप्रोपीन का पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म ऑफ 1 क्लोरोप्रोपीन पे कोई रिएक्शन कराने को बोल दे, सामने ही बना हुआ है। ओ भाई 1 क्लोरो था, ठीक है ना, 1 क्लोरोप्रोपीन का पोलर फॉर्म। ठीक है, तो पोलर फॉर्म तो दोनों ही है, सिस और ट्रांस दोनों ही पोलर फॉर्म है या नहीं है? तो आपको क्या बोलेगा, मोर पोलर फॉर्म ऑफ 1 क्लोरोप्रोपीन, तो ट्रांसफॉर्म पे आपको रिएक्शन आगे लेके बढ़ना होगा। समझ में आ गई बात? वैसे ही कभी कभी आपको
सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के बारे में भी डायरेक्टली ऑर्थो मेटा पैरा ना बोल करके आपको बोल देगा पोलर फॉर्म, नॉन पोलर फॉर्म या मोस्ट पोलर फॉर्म, है ना। जैसे आपसे बोल दे कि नॉन पोलर फॉर्म ऑफ डाइक्लोरोबेंजीन, नॉन पोलर फॉर्म ऑफ डाइक्लोरोबेंजीन मतलब ट्रांस कहां होता है, ऑर्थो मेटा पैरा होता है ना ऑर्थो मेटा पैरा होता है, ठीक है कोई बात नहीं, तब दिमाग में चल तो सही रहा था पर मुंह से निकल गलत गया, है ना। ऑर्थो मेटा पैरा में, है ना, आपको बोल दिया कि नॉन पोलर फॉर्म ऑफ डाइक्लोरोबेंजीन, तो हमको समझ जाना है पैरा फॉर्म की बात कर रहे हैं, है ना। या फिर आपको बोल दे मोस्ट पोलर फॉर्म ऑफ क्लोरोटोल्वीन, मोस्ट पोलर फॉर्म ऑफ क्लोरोटोल्वीन मतलब पोलर, मतलब पैरा वाला, पैरा क्लोरोटोल्वीन, है ना। मोस्ट पोलर फॉर्म या लीस्ट पोलर फॉर्म ऑफ क्लोरोटोल्वीन मतलब ऑर्थो फॉर्म। समझ में आई बात। तो बहुत बार आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी कोई क्वेश्चन है, उसको सॉल्व कराना है, आगे लेके बढ़ाना है, आपको पैराग्राफ में दे रखा है, तो आपको डायरेक्टली ऑर्थो मेटा पैरा फॉर्म बता करके या सिस फॉर्म ट्रांसफॉर्म डायरेक्टली ना बता करके आपको पोलैरिटी के टर्म में आपको दे देगा, तो मतलब कहीं ना कहीं एग्जामिनर ने चेक कर लिया कि आपको डाइपोल मोमेंट का आइडिया है या नहीं, और फिर आगे आपसे उसी का क्वेश्चन सॉल्व करा लेगा, ठीक है। दिस वाज अबाउट एप्लीकेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट भी खत्म हुआ। क्वेश्चन था